हेलो साथियों, आज स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक जो आपको अपने बाबू सोना से भी ज्यादा प्यारा लगने वाला है। क्योंकि सर एफआर में सबसे मजेदार टॉपिक यही है, क्योंकि इसमें जो वैरायटी है वो कहीं नहीं है। सर नाम है इसका इंडेस 33। इंटर में भी पढ़ के आ रखे हो, फाइनल में भी पढ़ेंगे, मजा आने वाला है। तो साथियों चैप्टर ऑर्गेनाइजर में देखते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा अपने कंसेप्ट नोट्स, आपके सामने स्मार्टली डिजाइन किए हुए अभी दिखाऊंगा, और साथ में बोर्ड नोट्स। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, कचड़ा पट्टी सारी साइड कर देंगे। सर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है मैंने टॉपिक को। ठीक है, सबसे पहले बेसिक ईपीएस डिस्कस करेंगे, उसके बाद डाइल्यूटिव ईपीएस डिस्कस करेंगे जिसमें 4 पार्ट है, और कुछ एडिशनल पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, इसमें भी टोटल 4 पॉइंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेसिक ईपीएस से। सर फॉर्मूला क्या होता है बेसिक ईपीएस का? सर ये होता है प्रॉफिट और लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो सर ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये निकाल लो, वैल्यू पुट कर दो, गेम ओवर। क्या इतना आसान है? सर बिल्कुल ही आसान है। सर इसका जो न्यूमरेटर पार्ट है, ठीक है, नोट 1 में इसकी डिटेल दे रखी है। क्या डिटेल दे रखी है देखो। सर जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसके हाथ में कितना पैसा आने वाला है, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ईबीआईटी क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट ईआईआर वाला माइनस करना जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रखा है आपने। उसके बाद कुछ इनकम एक्सपेंस जो आपके पीएल में रिकॉग्नाइज नहीं थे। अगर पीएल में रिकॉग्नाइज नहीं थे तो यहाँ ईबीआईटी में भी नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे सर। लेकिन ये क्या कह रहा है, वो पीएल में चार्ज होने चाहिए थे। तो नोट ए में इसके बारे में आपको दे रखा है, ये रहा नोट ए। ये साथियों लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि भैया वो पीएल में चार्ज नहीं हुआ है तो आप माइनस कर देना, सिंपल। इसी तरीके से शेयर इशू करते हो, आपको कुछ प्रीमियम मिला है तो पीएल में ऐड होना चाहिए था, नहीं हुआ तो आप ऐड कर देना, सिंपल। इसके बाद सेटलमेंट पेमेंट, ठीक है, नोट बी में इसके बारे में दे रखा है। सर क्या दे रखा है? सर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो, अब आपने रिडीम करा है एट प्रीमियम, ठीक है, लेकिन ये डे 1 पे प्लान नहीं था, ठीक है, क्योंकि अगर सर ये डे 1 में प्लान होता तो ये ईआईआर में आता, ठीक है, अब ईआईआर में नहीं आ रहा, तो साथियों ये अमाउंट जो है पीएल में से डिडक्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से रिडेम्पशन के टाइम पे आप कुछ डिस्काउंट दे रहे हो, मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिस्काउंट आपके लिए फायदा है? सर बिल्कुल फायदा है। तो सर हम ऐड बैक कर देंगे। सर एग्जाम के लिए काम का है, काम का नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस लाने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। फिर आ जाएगा ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस कर दोगे, ठीक है, आपको मिल जाएगा पैट, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करोगे इंक्लूडिंग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ठीक है, तो फाइनली आपका आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड के ऊपर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, ठीक है, तो अक्रूवल बेसिस पे आपका ये माइनस होगा। इसका मतलब डिविडेंड अगर इस साल का है, भले ही पे ना कराओ तब भी माइनस होगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव के केस में अगर कैश बेसिस पे है तो ही माइनस करना है, ठीक है। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो, ये ना बता रहा हो क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है, तो सर आप क्यूमुलेटिव मान के डील कर लेना। तो साथियों इसी के साथ हमारा बेसिक ईपीएस का जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। यहां पे आने के बाद अब हम चलते हैं सर बेसिक ईपीएस की सेकंड लेग पे, जो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर ये कैसे निकालेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूं अपने प्यारे से बोर्ड नोट पे। सर देखो, साल के बिगिनिंग में 1 अप्रैल 2001 में आपके 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग थे। अब क्या पूरे साल 10 लाख शेयर ही आउटस्टैंडिंग रहेंगे? नहीं सर, बीच में कुछ नए शेयर भी इशू हुए हैं, कुछ बायबैक भी हुआ है। तो साल के एंड में आपको ये लगाना है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें वेट लगाना होता है। सर कैसे लगाते हैं? तो मैं आपको सिंपल सी टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि आईसीआई ने कई सारी अप्रोचेस बता रखी हैं। हम एक ही अप्रोच पढ़ेंगे और उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सर ये ओपनिंग में 10 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग है, हम ये मानेंगे पूरे 12 महीने के लिए आउटस्टैंडिंग थे, तो हमने 10 लाख पे पूरा 12 महीने का वेट लगा दिया, ठीक है। अब 1 जनवरी को 2 लाख और शेयर इशू हो गए। अब ये 1 जनवरी को हुए हैं, तो 1 जनवरी से 31 मार्च यानी 3 महीने का हमने फिर वेट लगा दिया। फिर हमने कुछ बायबैक भी करे हैं साथियों,
1 लाख के कब करें? 1 मार्च को। 1 मार्च से 31 मार्च, यानी 1 महीने का हमने यहाँ पे वेट लगा के इसे माइनस कर दिया, क्योंकि हमारा शेयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम हो रहा है। तो यही होता है साथियों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर, यानी शेयर्स पे वेट लगा देना। तो ये आ गया साथियों 10.75। अब इस 10.75 को आपको डिनोमिनेटर में रखना है और बेसिक ईपीएस निकल गया। क्या इतना ही आसान है? सर बिल्कुल इतना ही आसान है। अब मैं आपको लेके चलता हूं दोबारा से कंसेप्ट नोट्स पे। यहां पे देखो साथियों, ये देखो, यहाँ पे जब हम वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर पढ़ेंगे तो उसमें एक दो इंपॉर्टेंट तड़के हैं सर। कौन सा? एक तो बोनस इशू, ठीक है, शेयर स्प्लिट काम का नहीं है, रिवर्स शेयर स्प्लिट भी काम का नहीं है, राइट इशू काम का है, ठीक है। तो ये बोनस इशू और राइट इशू का कंसेप्ट हमने समझ लिया साथियों। तो आप ये समझ लो कि जो हमारा बेसिक ईपीएस है ना वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। और बेसिक ईपीएस कंप्लीट होने के बाद हमारा ईपीएस चैप्टर का एक बेस बिल्ड हो जाता है। तो साथियों हम बढ़ते हैं बोनस इशू की तरफ और इसमें क्या तड़का है वो समझते हैं। तो डायरेक्ट अपने क्यूए से बोर्ड नोट से आपको समझा देता हूँ। सर बोनस शेयर का मतलब, सर आप दुकान में जाते हो, वहां पे बोलते हैं बाय 1 गेट 1 फ्री बोलते हैं। सर यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है, यहाँ पे शेयर होल्डर को बोलते हैं भाई हम आपको कुछ फ्री में शेयर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो जो पिछला वाला टाइमलाइन था सेम वही है, बस मैंने क्या करा है कि यहाँ पे बीच में बोनस इशू कर दिया है। सर बोनस इशू कर दिया है, हाँ जी। किस रेशियो में इशू करा है सर? 1:2 में। इसका मतलब जिनके पास 2 शेयर थे उनको हम 1 शेयर देंगे, यानी लॉलीपॉप देंगे। तो साथियों ये लॉलीपॉप दिया कब जा रहा है? ये जा रहा है 15 जनवरी 2002 को। तो साथियों यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है और वो ट्रिक आपको समझना है, गेम ओवर। यहाँ पे देखो साथियों ध्यान से, हमने जिस दिन ये बोनस इशू दिया है, ठीक है, उस दिन नॉर्मली बच्चा क्या करेगा, ये चेक करेगा टोटल आउटस्टैंडिंग कितने थे। सर टोटल आउटस्टैंडिंग थे 12 लाख। तो 12 लाख पे रेशियो लगा देगा बोनस का और निकाल लेगा 6 लाख और यहाँ से वेट देना चालू कर देगा। क्या ऐसे करना है साथियों? ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो करना क्या है साथियों? आपको ये देखना साथियों कि जिन भी शेयर पे बोनस दिया जा रहा है वो किस दिन से आउटस्टैंडिंग थे। सर यहाँ से आउटस्टैंडिंग थे, तो यहाँ से आप इनको बोनस शेयर दोगे। यहाँ पे देखो साथियों, आपको क्या करना है, जो हमारे 10 लाख शेयर थे, ठीक है, 10 लाख पे नॉर्मली पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, पूरा 12 महीने का वेट दिया था सर। उस 10 लाख के साथ आपको अब 5 लाख बोनस शेयर भी मिल रहा है, तो उस पर भी पूरा वेट दे दोगे 12/12, ठीक है। इसके साथ अब आपको ये देखना है कि बीच में कोई न्यू इश्यू भी था। हाँ सर 2 लाख था, क्या इस पे भी बोनस मिलेंगे? सर इस पे भी बोनस मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो इस 2 लाख पे हमने वेट कितना लगाया था सर? हमने लगाया था 3/12 का। इस 2 लाख पे हमें 1 लाख बोनस भी मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, उस पर भी वही 3/12 का वेट लगा दो। यानी इस बोनस को हमें लिंक करना है जो आउटस्टैंडिंग शेयर है जिसपे बोनस दिया जा रहा है। फिर -3 लाख, इस पे तो कुछ करना ही नहीं है साथियों, क्योंकि जो बोनस शेयर है वो बाय बैक से पहले दिया जा रहा है, तो इस पे कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, तो इसे माइनस कर लोगे। ये आ जाएगा आपका साथियों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर 16, ठीक है। तो बोनस का जो क्रक्स है बस वो इतना है सर कि जो हमारा आउटस्टैंडिंग शेयर था जिस डेट पे, उस डेट से हमें बोनस का इम्पैक्ट देना है, ठीक है। अब जो पढ़ के आ गए हैं वो ज्यादा दिमाग चला रहे होंगे, अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सारी चीजें बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब उसके बाद साथियों इसमें क्या खेल है कि इस साल अगर आपने बोनस दिया है तो आपका जो पिछला ईयर है, ठीक है, करंट ईयर तो इम्पैक्ट होगा ही, जो प्रीवियस ईयर है आपको उस पर भी इम्पैक्ट देना है और उसकी वजह से आपको रीस्टेटेड बेसिक ईपीएस निकालना है ड्यू टू बोनस इशू, ठीक है। इसके साथ एक लर्निंग और है कि ये जो बोनस का इम्पैक्ट है, ये करंट ईयर में तो इम्पैक्ट दे ही रहा है, ये प्रीवियस ईयर को भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में भी जो आउटस्टैंडिंग थे उस पर भी आप यही सेम बोनस का इम्पैक्ट डालोगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं। अब साथियों यहाँ पे क्या खेल है, हमने क्या करा है, पहले हमने 10 लाख जो ओरिजिनल इशू थे उस पे वेट डाला, फिर हमने जो बोनस थे उस पे वेट डाला। तो आईसीआई को ये मेथड पसंद नहीं है,
तो आईसीआई को जो पसंद है हमें उसे वही देना है, ठीक है। जिसको जो चीज़ पसंद हो उसको वो दे दो, तभी मज़ा आता है। तो आईसीआई को क्या पसंद है, आईसीआई कहता है हमें बोनस फैक्टर निकाल के दो। बोनस फैक्टर मतलब आपको क्या करना है, 1 पे प्लस जो बोनस रेशियो है वो ऐड कर देना है। तो अकॉर्डिंगली 3/2 आईसीआई को चाहिए ये बोनस फैक्टर 3/2, और वो ये कहता है कि आप जो ओरिजिनल इशू है उस पर आप लगा दो बोनस फैक्टर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई थी, आईसीआई को वो पसंद नहीं है। आईसीआई बोलता है आप कुछ मत करो, आप 10 लाख पे जो वेट लगा रहे थे बस उस पर बोनस फैक्टर ऑल मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरीके से 2 लाख जो न्यू इशू है उस पर आप वेट लगा के बोनस फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या आंसर तब भी सेम आएगा, आंसर तब भी सेम आएगा साथियों, लेकिन नंबर किस पे मिलेंगे, नंबर इस वाले पे मिलेंगे साथियों। जो बच्चे कहते हैं ना नंबर कट रहे हैं, वो इस वजह से कट रहे हैं क्योंकि आईसीआई जो मांग रहा है आप दे नहीं रहे हो। उसके बाद रीस्टेट ईपीएस में तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, ठीक है साथियों। रीस्टेट ईपीएस में भी हमें आईसीआई की तरह ही देना पड़ेगा, 10 लाख इंटू 3/2। तो 10 लाख इंटू 3/2 करोगे साथियों, ये आपका आ जाएगा 15। तो पहले भी 15 आ रहा था, अब भी 15 आ रहा है। बात कर रहे हैं हम केवल वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की, ठीक है। अब साथियों हम फाइनली आते हैं अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। और अब मैं आपको दिखाता हूं हमारे लेक्चर की जान। सर कौन है हमारे लेक्चर की जान? सर ये हमारा स्मार्टली डिजाइन क्यूए। इसमें मैंने क्या कर रखा है, पर्टिकुलर कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, क्वेश्चन को पर्टिकुलर कैटेगरी में डाल रखा है। तो जैसे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर के लिए आप ये 2 क्वेश्चन कर लो, काम बन जाएगा और एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है। फिल्टर्ड क्वेश्चन बैंक है, ठीक है। फिल्टर का भी मैंने फिल्टर कर रखा है, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी जो लास्ट डे में आपको देख के जाना जो टेक्निकल पार्ट है वो मैंने ओडीआर में डाल रखा है, यानी 1 डे रिविजन में। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो साथियों सेकंड पॉइंट पे आते हैं जो है हमारा बोनस इशू, ठीक है। 2.2 क्वेश्चन नंबर देखते हैं इसका फटाफट से। ये है साथियों क्वेश्चन नंबर 2.2, ठीक है। मजा आने वाला है, आरटीपी का क्वेश्चन है और पेपर में भी कभी भी झलक सकता है। तो साथियों ये हमें ईयर दे रखा है, कौन सा ईयर है ये हमें पता नहीं है, बस ईयर दे रखा है। तो 1 अप्रैल को हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 30 लाख रुपीज। सर ट्रेजरी शेयर्स क्या है साथियों? आपने देखा है लोग जो है बच्चों को टॉफी देखते हैं, ठीक है, और फिर जब सारे लोग वहां से चले आते हैं थप्पड़ मार के टॉफी छीन भी लेते हैं। यहाँ पे भी ये कंपनी ऐसे ही कर रही है, पहले 30 लाख शेयर इशू करें, ठीक है, फिर थप्पड़ मार के 5 लाख शेयर ले भी लिए, और वो जो 5 लाख शेयर लिए हैं वो ट्रेजरी में चले गए हैं, ठीक है। केवल हम इन पार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर की, प्रेफरेंस शेयर की अभी बात नहीं कर रहे, ठीक है। उसी तरीके से बोनस इशू करें, 1.5 लाख दिए, थप्पड़ मार के 25 ले लिए। कब करें? डेट इंपॉर्टेंट है सर 15 अप्रैल को। लेकिन बोनस इशू में तो सर डेट इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ठीक है। बोनस इशू में क्या इंपॉर्टेंट है सर? हमें जिस दिन आउटस्टैंडिंग है उस दिन से हमें इसको एडजस्ट करना है। फिर कुछ बाय बैक है 1 मई को 2 लाख का, ठीक है साथियों। देखो समझदार आदमी को इशारा ही काफी होता है। अगर किसी को ट्रेजरी शेयर समझ में नहीं भी आ रहा ना, तो रीपर्चेज वाला किस कॉलम में है सर? ट्रेजरी वाले में, मतलब ये बाय बैक है, ठीक है। फिर 1 नवंबर को इन्होंने कुछ शेयर इशू भी करा है, फिर 31 मार्च को ये बैलेंस है, ठीक है। तो सर ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये कौन सी है? ये सर हमारी डिनोमिनेटर की इन्फॉर्मेशन है। और सर न्यूमरेटर की इन्फॉर्मेशन वो सर साथियों आपको ये दे रखी है, ठीक है साथियों। तो अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, उससे रिलेटेड ये कंसेप्ट कर लोगे तो लाइव झिंगा लाला। करते हैं सर स्टार्ट। देखो साथियों सबसे पहले वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं इसका। तो लेके चलता हूं आपको क्यूए पे। देखो साथियों हमारा जो ओपनिंग था 25 लाख था, ठीक है, इस पे वेट 25 लाख का ही आएगा। जो बोनस इशू है साथियों 1.25 लाख का, क्या इस पे भी कोई वेट देना है सर? ये तो शुरुआत से आउटस्टैंडिंग होता है, इससे लिंक है, तो इस पे तो पूरा वेट दे दो 12 महीने का। फिर सर 1 मई का, अब यहां से 1 अप्रैल से
31 मार्च का ईयर चल रहा है, ये ध्यान रखना। तो 2 लाख पे आपको जो वेट देना है साथियों वो 1 मई से 31 मार्च यानी 11 महीने का वेट देना है। तो 2 लाख इंटू 11/12 नेगेटिव में आ जाएगा 1,83,333। फिर आपने 1 नवंबर को इशू करें तो 1 नवंबर से 31 मार्च इसमें आएगा 5 महीने का। तो 4 लाख पे 5 महीने का वेट दे दोगे आप, ठीक है, आपका वेटेड शेयर आ जाएगा। अकॉर्डिंगली साथियों इसे आप एग्रीगेट कर लोगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। यहाँ तक ईजी है सर? बिल्कुल ईजी है। तो साथियों आईसीआई ने जो सॉल्यूशन में कैलकुलेशन दे रखी है इस वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर की, वो साथियों बहुत ही घिसी-पिटी दे रखी है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आईसीआई के सॉल्यूशन पे। ये है इनका सॉल्यूशन, ठीक है। अगर आपको अपना दिमाग का दही करना है तो इसे देख सकते हो, अदरवाइज देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जो इसका न्यूमरेटर पार्ट है वो आईसीआई ने इजीली सॉल्व कर रखा है। सर क्या कर रखा है? देखो 46 लाख तो इसका प्रॉफिट है। फिर जो है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है। तो नॉन क्यूमुलेटिव पे मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप पे करोगे जब भी आपके फॉर्मूले में आएगा, ठीक है। तो 1.20 पर शेयर वर डिक्लेयर्ड, ठीक है, डिक्लेयर कर दिए और इन्होंने दे भी दिए। तो साथियों 1.20 अब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर, अब ये काम का आएगा, ठीक है। 5 लाख पे 1.20 आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिविडेंड दे दिया। फिर क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी है क्वेश्चन में? तो साथियों इस क्वेश्चन में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं है, ठीक है। जब दिया होगा जब भी आपको लेना है। लेकिन साथियों इस क्वेश्चन में एक तड़का लगा रखा है इसने। सर क्या तड़का है? कि जो डिविडेंड पे करा है इसने, जो ये 1.2 का डिविडेंड पे करा है, इस पे इसने टैक्स सेविंग ली है 30% की, क्योंकि डिविडेंड इसका एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंस पे क्या लेते हैं? टैक्स सेविंग। तो देखो साथियों इसने क्या करा है, 5 लाख शेयर पे 1.2 का डिविडेंड पे करा है, ठीक है। और जो अमाउंट पे करा है उस पर टैक्स सेविंग ले ली। तो अल्टीमेटली नेट एक्सपेंस कितना है नेट ऑफ टैक्स? सर वो है 4,20,000। तो साथियों ईबीआईटी में से ये माइनस कर लोगे, आपका फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट लॉस एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर, ठीक है। ये न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर हमने यहाँ निकाल लिया था, फॉर्मूले में पुट कर लो लाइव जिंगल वाला, ठीक है। तो साथियों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम के लिए एक बार देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो साथियों मैंने आपको बोनस इशू में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में बताया था कि एक तो बोनस इशू हम डिस्कस करेंगे, वो हमने निपटा लिया। दूसरा हम डिस्कस करेंगे राइट इशू। अब राइट इशू साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसे मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगा। रेडी हो सारे? सर बिल्कुल रेडी है। सर कंपनी इशू कर रही है राइट शेयर, ठीक है, 4.5 लाख। सर राइट शेयर होते क्या है? सर जब कंपनी की हालत बुरी चल रही होती है, मार्केट में शेयर बिक नहीं रहे होते, तो कंपनी राइट शेयर इशू कर देती है, यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोलती है हमारे शेयर सस्ते में ले लो, ठीक है, लोअर प्राइस पे ले लो, ठीक है। सर शेयर होल्डर बोलते हैं हम ले लेंगे, हम आप पे दया करते हैं। तो राइट शेयर कंपनी ने इशू करे 4.5 लाख, किस रेट पे? सर 30 रुपीज पे, सस्ते रेट पे कर दिए। सर सस्ता रेट कैसे पता लग रहा है सस्ता रेट है? क्योंकि सर मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू आपको दे रखा है 60 रुपए, जो इस शेयर का रेट चल रहा है वो 60 चल रहा है, लेकिन कंपनी दे रही है इसे 30 पे, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में ऑलवेज गिवन होगा, ठीक है। अब ये जनरल मार्केट प्राइस है, ठीक है, और ये राइट शेयर का प्राइस है। अब शेयर इशू करने के बाद जो जनरल मार्केट प्राइस है, आप खुद ही बताओ वो बढ़ेगा या कम होगा? सर कम होगा, क्योंकि मार्केट की हालत जो है खस्ता चल रही है, कंपनी सस्ते रेट पे अपने शेयर दे रही है, तो इसका जनरल मार्केट प्राइस भी 60 से कम होगा। सर कितना कम होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे वो सीखते हैं। तो साथियों इसे हम बोलते हैं टेक्निकली एक्स राइट प्राइस, ठीक है। अब ये एक्स राइट प्राइस निकालते कैसे? बहुत ही आसान है साथियों। देखो राइट शेयर इशू करने से पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग कितने थे? सर वो टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, वो है, ठीक है, वो है 18 लाख, ठीक है। उसके बाद इस शेयर का प्राइस कितना था? तो हम देखेंगे कि राइट शेयर इशू करने से पहले जनरल मार्केट प्राइस कितना था? 60। तो 18 लाख इंटू 60, ठीक है, ये हमने कर दिया। प्लस जो हम राइट शेयर दे रहे हैं, सर कितने शेयर दे रहे हैं, किस रेट पे दे रहे हैं, ठीक है। राइट शेयर इंटू राइट प्राइस 4.5 लाख इंटू 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर जो अभी हमारे मार्केट में अब इशू है। सर 18 लाख तो पहले से थे, 4.5 लाख और दे दिया। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि जो जनरल मार्केट प्राइस है वो कितना है, ठीक है। सर वो है हमारा ₹54। यहां तक की बात क्लियर है?
सर बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों ये थंब रूल है और मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया मजे मजे में कि राइट शेयर इशू करने के बाद हमेशा मार्केट प्राइस जो है वो गिरेगा, ठीक है। एक्स राइट प्राइस निकालने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा होगा सर बोनस फैक्टर निकालना है। सर बोनस फैक्टर क्या होता है साथियों, अभी अभी हम बोनस शेयर पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि बोनस शेयर का क्या इंपैक्ट होता है बोनस रेशियो का। सर जैसे वहां बोनस रेशियो निकाला था वैसे ही हमें यहाँ बोनस फैक्टर निकालना है, ठीक है, उसी कंसेप्ट से लिंक है ये। सर निकलेगा कैसे ये निकलेगा कम राइट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस, यानी इसका मतलब जो है शेयर इशू करने से पहले जनरल मार्केट प्राइस कितना था और शेयर इशू करने के बाद जनरल मार्केट प्राइस कितना है, ठीक है। तो पहले 60 था, अब 54 हो गया, ठीक है। ये है बोनस रेशियो। सर क्या हम इसे सॉल्व करना है? सर मां कसम खा लो कि इस रेशियो को कभी सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि इसके बिना सॉल्व कर ही हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने मां कसम खाई है, ठीक है ना, ठीक है। अब सर हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। अब साथियों अब यहाँ कुछ राज छुपे हुए हैं। सर कौन से राज छुपे हुए हैं, वही हमें डिस्कस करने हैं। सर ये 4.5 लाख शेयर जो हमने इशू करे, सर इसमें कुछ बोनस एलिमेंट है। एक्चुअल में कंपनी को हमें कंपनी को ये पता है कि जब हम कोई शेयर सस्ते में इशू कर रहे हैं तो कुछ चीजें हम फ्री में दे रहे हैं, ठीक है, कुछ चीजें हम फ्री में दे रहे हैं, वो हमें निकालनी पड़ेगी। जो फ्री में दे रहे हैं वो है बोनस एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे साथियों, जो हमारे राइट इश्यू से पहले आउटस्टैंडिंग शेयर थे उस पर हम लगा देंगे बोनस फैक्टर, ठीक है, 60/54 जो अभी हमने स्टेप 2 में निकाला। तो इसके हिसाब से टोटल आते हैं 20 लाख शेयर और पहले हमारे 18 लाख थे। तो इसका मतलब 18 लाख से 20 लाख चले गए। बोनस फैक्टर लगाने के बाद थोड़ा सा पिछले वाले टॉपिक से लिंक करो तो मजा आएगा। 2 लाख शेयर हमारे क्या है यहाँ पे बोनस शेयर, ठीक है। इसका मतलब ये हमने फ्री में दिए और अभी हमने बोनस वाला टॉपिक पढ़ा था, फ्री में दिए मतलब ये आउटस्टैंडिंग होंगे फ्रॉम अर्लीस्ट रिपोर्टिंग पीरियड, यानी जो हमारा प्रीवियस ईयर था उसके ओपनिंग से ही आउटस्टैंडिंग रहेंगे, ठीक है सर। उसके बाद अगर सर 4.5 लाख में से 2 लाख हमने फ्री में दे दिए, इसका मतलब 2.5 लाख के हमने पैसे लिए हैं, ठीक है। तो सर जिसके हमने पैसे लिए हैं इस पे हम क्या करेंगे, न्यू इशूड शेयर का कंसेप्ट लगा देंगे और इस पे हम वेट लगा देंगे उस दिन से जिस दिन से हमने राइट शेयर इशू करे थे। आई एम श्योर मजा आ गया सर, बिल्कुल मजा आ गया। अब हम साथियों क्या करेंगे, कमाल की बात बताऊं सर, मजे मजे में हमने क्वेश्चन नंबर 3.2 सॉल्व कर लिया मजे मजे में। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। ये रहा साथियों आपका 3.2, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, हल्के में मत लेना। 31 दिसंबर 2001 को, ठीक है, 1.8 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर है, यानी 18 लाख, ठीक है, जिसका वैल्यू है 10 रुपीज। प्रॉफिट आपको दे रखा है 6,30,000 फॉर 31 दिसंबर 2001 और 2002 का आपको 8,75,000 दे रखा है। फिर ये कह रहा है 31 मार्च 2002 को, डेट ध्यान रखना साथियों, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से हमें वेट लगाना है। इन्होंने राइट इशू करा है 1/4 बेसिक, इसका मतलब 18 लाख पे 1/4 लगा दोगे तो आपका राइट इशू निकल जाएगा, जो कि आ रहा है 4.5 लाख। कैलकुलेटर हाथ में रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डॉक्टर के लिए स्टेलिस्कोप इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही सीए के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कैलकुलेटर। बिल्कुल सर, ये राइट प्राइस आपको दे दिया, ठीक है, मार्केट प्राइस आपको दे दिया, ईपीएस निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ईपीएस कैसे निकाल लोगे, वही 3 स्टेप आपको निकालने हैं। पहले क्या निकालना है आपको, एक्स राइट प्राइस, फिर दूसरा आपको बोनस फैक्टर और तीसरा आपको निकालना है बोनस एलिमेंट और कितना आपने कंसिडरेशन के अगेंस्ट राइट इशू करा है। उसके बाद साथियों वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकाल लोगे और ईपीएस निकल जाएगा, है ना। इजी था सर, बिल्कुल इजी था। अब बस ये हमने यहाँ पे न्यूमरेटर की इंफॉर्मेशन निकाल ली है, ईपीएस निकाल लेते हैं। आ जाओ, साथ में निकालेंगे, मजे से निकालेंगे। देखो साथियों, ये है बेसिक ईपीएस, ये है आपका प्रॉफिट, ये है आपका नंबर ऑफ शेयर, निकल गया। फिर करंट ईयर का हमने क्या करा है, प्रॉफिट। अब यहां पे देखने वाली बात है, ये वाला पार्ट आपको बोनस इशू की तरह लग रहा होगा,
ठीक है, इसलिए हम राइट इशू से पहले बोनस इशू पढ़ते हैं। तो 18 लाख पे आपने बोनस फैक्टर का एडजस्टमेंट करा, टाइम वेट पूरा 12 मंथ का लगता है, और जो 2.5 लाख अगेंस्ट कंसिडरेशन है उस पे आपने 9 महीने का वेट लगाया। ठीक है, 9 महीने का वेट लगाया। साथियों इसमें एक चीज और है, इसमें जो है आपका कैलेंडर ईयर यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था आपको रीस्टेटेड ईपीएस भी निकालना पड़ता है बोनस एलिमेंट की वजह से। तो 18 लाख पे बोनस एलिमेंट आप लगा दोगे। ठीक है, तो ये आपका रीस्टेटेड ईपीएस आ गया। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों अगर आप अभी तक साथ में बने हुए हो और मजा भी आ रहा है तो साथियों लाइक करना बनता है। ठीक है सर, बिल्कुल लाइक करेंगे। मम्मी के, पापा के, भाई के, बहन के, सब के मोबाइल से लाइक कराएंगे, टेंशन मत लो। क्या बात है सर। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, डाइल्यूटिव ईपीएस। साथियों शोले पिक्चर आपने देखी है? सर बिल्कुल देखी है। उसमें जय वीरू जैसे आपस में चिपके रहते हैं, वैसे ही आईसीआई जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो बेसिक और डाइल्यूटिव दोनों साथ में चिपके रहेंगे। तो साथियों डाइल्यूटिव ईपीएस में होता क्या है, पोटेंशियल इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं। सर होता क्या है पोटेंशियल इक्विटी शेयर? सर एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, ईसॉप शेयर, वारंट। सर ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहे हैं ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, हुए तो नहीं लेकिन इंडेक्स 33 बोलता है हो जाएंगे, तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर बन गए। अब सर ये कहता है कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर में, ठीक है, आपने वो शेयर तो ले लिए जो कंफर्म इक्विटी शेयर है, लेकिन ये भी तो कन्वर्ट होंगे, तो आप इनको भी लो। ठीक है, तो हम अफेक्ट लेते हैं ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर। अब इसका अफेक्ट डिनोमिनेटर में तो आपने दे दिया, इसका अफेक्ट न्यूमरेटर में भी आएगा। कैसे आएगा वो अभी समझेंगे एक एग्जांपल की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो साथियों, एक प्यारा सा एग्जांपल लिया है, पूरा पूरा डाइल्यूटिव ईपीएस आपको समझ में आ जाएगा। एक कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर है, ओपनिंग बैलेंस है 10 लाख का, और इसका 10% एक कन्वर्टेबल डिवेंचर भी है। ठीक है, अब साथियों हमें निकालना है सबसे पहले बेसिक ईपीएस इस इंफॉर्मेशन के बेस पे। तो हमें कुछ नहीं करना साथियों, जो अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर है 10 लाख, न्यूमरेटर में वो रख लो। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो हम इस कन्वर्टेबल डिवेंचर की बात ही नहीं करते, जो इक्विटी शेयर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख 1 आ गया। सर ये तो अभी हमने पढ़ा था। हाँ जी, बात कर रहे हैं डाइल्यूटिव ईपीएस की। अब डाइल्यूटिव ईपीएस में ये जो 10% कन्वर्टेबल डिवेंचर है, ठीक है, अब ध्यान से देखना है, ये 1 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर है। ठीक है, अब ये आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी शेयर में, लेकिन ध्यान से देखना 10 इक्विटी शेयर में। ठीक है, यानी यहाँ पे रेशियो जो है 10:1 का है, तो 1 लाख के बदले 10 लाख मिलेंगे, तो डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, 10 लाख तो जो शेयर्स में कन्वर्टेड है, ऑलरेडी शेयर्स हैं, और जो 10 लाख आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर हैं वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। अब साथियों अगर ये डिवेंचर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो गए तो साथियों अब इस पे जो हमें इंटरेस्ट है वो हमें पे नहीं करना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली हमारी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। सर कितने से बढ़ेगी? ध्यान से देखो, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, कूपन है, वो 10% का है, और अमाउंट कितना है सर? 1 लाख डिवेंचर है, 10 रुपीज उसकी वैल्यू है, तो टोटल 10 लाख हो गए। तो 10 लाख पे 10% कितना होता है सर? सर 1 लाख इंटरेस्ट है, लेकिन हमें इंटरेस्ट लेना है नेट ऑफ टैक्स। सर टैक्स रेट यहाँ पे कितना है? 40%। तो साथियों नेट ऑफ टैक्स सेविंग हमारी कितनी हो जाएगी? 60,000। तो साथियों देखो, ये जो डिवेंचर है, अगर ये डिवेंचर ना हो गए हमारे इक्विटी शेयर हो गए, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में इफेक्ट दे दिया और साथ में हमने न्यूमरेटर में भी इफेक्ट दे दिया। दोनों का इफेक्ट देने के बाद जो हमारा निकला वो हो गया डाइल्यूटिव ईपीएस। कंसेप्ट क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब सर इसी कंसेप्ट के ऊपर आईसीआई ने एमसीक्यू पूछ लिया 2 नंबर का। ठीक है, कैसा पूछा वो दिखा रहा हूं, और जो बच्चों ने गलती करके आए वो भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे जो कन्वर्टेबल डिबेंचर थे वो साल के बीच में इशू हो रहे हैं। सर कब इशू हो रहे हैं? 1 जनवरी 2001। ठीक है, आपका फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2011 to 2002। अब साथियों यहाँ पे 1 जनवरी 2001 को इशू हो रहा है, बच्चों ने ये डेट मिस कर दी। अब इस डेट की मिस करने की वजह से बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज सेम पिछले वाले ही। यहाँ पे क्या करना है साथियों, इस डिवेंचर में हमें वेट भी देना है 1 जनवरी से 31 मार्च, यानी 3 महीने का वेट देना है।
तो टोटल हमारे जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो कितने हो जाएंगे सर? देखो 10 लाख हमारे नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट होने हैं, लेकिन अब हमें इसका टाइम वेट भी देना है, ठीक है। ये बच्चों ने नहीं दिया और यही गेम ओवर हो गया, ठीक है। केवल इतने एरिया पे एमसीक्यू पूछा गया। तो 10 लाख प्लस जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो ऐड कर दो, प्लस न्यूमरेटर पे जो इंटरेस्ट सेविंग होगी उस पे भी आपको वेट लगाना है साथियों, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 3/12, ठीक है, इंटू 60%, तो यहाँ पे 15,000 की आपकी इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स सेविंग है। तो साथियों अब आपका जो डाइल्यूटिव ईपीएस आ गया 0.812 आ गया। यहाँ तक क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब डाइल्यूटिव ईपीएस का कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि सर डाइल्यूटिव ईपीएस आप जब भी रिपोर्ट करोगे, ठीक है, इसको जब भी रिपोर्ट करोगे अगर आपका डाइल्यूटिव ईपीएस इज लेस देन बेसिक ईपीएस है, बस ये बात ध्यान रखना। सर इसका मतलब बेसिक ईपीएस 1 है तो डाइल्यूटिव ईपीएस अगर 1 से कम है तो ही आपको रिपोर्ट करना है, अगर ये 1 से ज्यादा हो गया तो हमें रिपोर्ट नहीं करना। तो इसके ऊपर अब एक कंसेप्ट बना हुआ है, ठीक है, वो क्या है? मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4.1 है। तो साथियों मैंने क्या कर रखा है, मैंने जो अपनी बुक बना रखी है, ठीक है, और जो क्यूए बना रखा है वो एक सीक्वेंस में बना रखा है, ठीक है। जैसे जैसे कंसेप्ट चलते जाते हैं, प्लस जैसे जैसे कंसेप्ट इजी से हार्ड होते जा रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने बुक बनाई है, ठीक है, ताकि पढ़ने में एक सीक्वेंस में स्टोरी की तरह पढ़ते रहो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, अरे मोस्ट वेलकम। देखो क्वेश्चन नंबर 4.1 हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूटिव ईपीएस में अब हम और ज्यादा गोते लगाने के लिए जा रहे हैं। तो सारे रेडी हैं सर? बिल्कुल रेडी है। हाई डाइव करेंगे सर? बिल्कुल हाई डाइव करेंगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4.1 पे। तो साथियों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4.1 ये एग्जाम में आ रखा है। अभी जो हमने एग्जाम्पल डिस्कस करा था वो बेसिक था, जिसमें सिर्फ केवल आपका कन्वर्टेबल डिबेंचर था, लेकिन यहाँ पे आपका कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर भी है और ऑप्शंस भी है। सर ऑप्शन मतलब सर यहाँ पे शेयर होल्डर को एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारे शेयर सस्ते में ले लो, यही होता है ऑप्शन, ठीक है। एएफएम पढ़ के आए हो सर, ये तो पता ही होगा। तो साथियों ये सारी डिटेल आपको दे रखी है पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की, यानी इक्विटी शेयर्स की। अब देखो मैंने आपसे बोला ही था ये डाइल्यूटिव ईपीएस और बेसिक ईपीएस चलते हैं जय वीरू की तरह। तो कंप्यूट बेसिक एंड डाइल्यूटिव ईपीएस पेपर में हमेशा ये दोनों साथ में चिपके हुए आएंगे, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019 to 2020। तो साथियों स्टार्ट करें सर? स्टार्ट करते हैं। एग्जाम का क्वेश्चन है सर, दोबारा कभी भी देखने को मिल जाएगा। तो साथियों सबसे पहले बेसिक ईपीएस, ठीक है। सर प्रॉफिट हमें दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रखे हैं, बेसिक ईपीएस हमारे निकल गए बड़े प्यार से। अब जब भी डाइल्यूटिव ईपीएस के क्वेश्चन में मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर होंगे, ठीक है, तो साथियों आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। सर कौन से? डांस स्टेप? हाँ जी, डांस स्टेप भी समझ लो। पहला होगा इसमें इंक्रीमेंटल ईपीएस, ठीक है। इंक्रीमेंटल ईपीएस क्या होता है यहां समझते हैं। सर सबसे पहले आप ये देखो कि जो वारंट है, ठीक है, वारंट को अगर शेयर्स में कन्वर्ट करते हैं तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से अर्निंग पे क्या इंपैक्ट आएगा। अब ध्यान से सुनो, जो वारंट है उस पे कंपनी कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड तो दे नहीं रही, ठीक है, तो इंटरेस्ट या डिविडेंड सेविंग तो कुछ नहीं होने वाली, तो अर्निंग पे जीरो इंपैक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में हमें देखना है कि नंबर ऑफ वारंट कितने दिए जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो साथियों, यहाँ पर टाइम देके एक चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है, और रेगुलर क्लास वाली बात बता रहा हूं आपको। यहाँ पे जो शेयर का प्राइस है ध्यान से देखो, फेयर वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर वो है 90, ठीक है, लेकिन हम जो वारंट दे रहे हैं, ये जो ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, ये दे रहे हैं 75 रुपीज में, यानी कि जिनके पास भी ऑप्शन है वो 75 में हमारा शेयर ले सकते हैं। लेकिन सर प्राइस कितना है? प्राइस तो 90 है, लेकिन हम 75 पे दे रहे हैं, इसका मतलब 15 रुपीज के शेयर हम फ्री में दे रहे हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन है सर हमने दिया है 900 ऑप्शन, यानी 900 शेयर आप हमारे ले सकते हो। सर इसमें से कुछ हम फ्री में दे रहे हैं, कुछ का हम पैसा ले रहे हैं, तो सर हमें ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ शेयर हम फ्री में दे रहे हैं, ये हमें सबसे पहले निकालना है। तो कैसे निकालेंगे?
फ्री कंपोनेंट की तरफ ध्यान होना चाहिए। तो 900 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 90। तो साथियों इसे सॉल्व करोगे तो आपका जो फिगर आएगा ये आप नंबर ऑफ शेयर फ्री में दे रहे हो, ठीक है। ये कैलकुलेशन ध्यान में है सर? ध्यान में है। अब आपको यहाँ पे एक बात जरा गौर से देखनी है, जिस ऑप्शन का हम साथियों पैसा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो साथियों बेसिक ईपीएस में कंसीडर होगा जब हम इसका पैसा लेंगे और इसका शेयर देंगे। तो इसलिए इस वाले पार्ट को हम डाइल्यूटिव में कंसीडर नहीं करते, हम केवल फ्री वाले पार्ट को डाइल्यूटिव में कंसीडर करते हैं। ये बात आज कसम खा लो कि डाइल्यूटिव ईपीएस में केवल फ्री कंपोनेंट आएगा, पेड कंपोनेंट नहीं आएगा, क्योंकि पेड कंपोनेंट चले जाता है बेसिक में और फ्री आता है डाइल्यूटिव में। ठीक है सर टाइम देके बताया, ठीक है, समझ में आया तो लाइक जरूर करना इस बात को। बाकी रेगुलर में तो और डिटेल में जाते हैं, अभी यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देखो साथियों, इसका मतलब 150 शेयर फ्री में दिए जा रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 900, और 750 का पैसा लिया जा रहा है। तो हम 150 को कंसिडर करेंगे। अब साथियों डिनोमिनेटर में 0 है तो अल्टीमेटली आपका 0 ही आएगा। ठीक है सर। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ साथियों, आपका ईपीएस का वैल्यू जितना ज्यादा गिरेगा वो उतना ज्यादा डाइल्यूटिव होगा, ठीक है। डाइल्यूटिव का मतलब कि कितनी हद तक उसकी वैल्यू नीचे जा रही है, जितनी नीचे जाए वो उतना ज्यादा डाइल्यूटिव है। तो साथियों सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव 0 ही रहता है हमेशा, ठीक है। कोई गिरेगा तो 0 पे ही गिरेगा, यहाँ नेगेटिव वाला फंडा नहीं है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेम चीज हम प्रेफरेंस शेयर पे निकालेंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर में क्या दे रखा है सर? प्रेफरेंस शेयर में 2:1 का दे रखा है, 2:1 का रेशियो दे रखा है, ठीक है। 7500 हमारे प्रेफरेंस है और 2:1 के रेशियो में उनको शेयर दिए जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर 15,000 है। अब सर इस पे हमारी सेविंग कितनी हो रही है? तो सर 7500 प्रेफरेंस शेयर पे हमें 9% डिविडेंड देना है, उसके साथ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी देना है 8% का। तो ये टोटल अब हमारी सेविंग हो गई जो हमें नहीं देनी पड़ेगी अगर ये शेयर्स में हो जाते हैं कन्वर्ट। तो ये हमारी हो गई सेविंग। तो साथियों इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.86, ठीक है। ऐसे ही हम थर्ड डिवेंचर का भी निकालेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पोटेंशियल शेयर्स में 40,000 आएंगे और इस पे जो सेविंग आएगी 75,000 की आएगी। तो ये आ गया हमारा 1.875। तो साथियों हर एक पोटेंशियल इंस्ट्रूमेंट का हमने क्या करा है, इम्पैक्ट देखा है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना है साथियों, इसमें हमें रैंकिंग देनी है, जो मोस्ट डाइल्यूटिव है, ठीक है, टू लीस्ट डाइल्यूटिव। रैंकिंग हमें देनी है मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। सर लिख देते हैं इसे, बिल्कुल। रैंकिंग मोस्ट डाइल्यूटिव टू लीस्ट डाइल्यूटिव। तो साथियों मोस्ट डाइल्यूटिव क्या है? जिसकी वैल्यू सबसे कम है। सर इसकी वैल्यू सबसे कम है, ये मोस्ट डाइल्यूटिव है फर्स्ट। फिर उसके बाद इसकी वैल्यू है 1.875 और लास्ट में ये सेकंड वाला 4.86, ठीक है। ये दो काम हो गए सर, बिल्कुल हो गए। अब स्टेप 3 में हमें कंक्लूजन देना है। कंक्लूजन कैसे देना है अब वो समझ लो। सबसे पहले साथियों बेसिक ईपीएस जो आपने कैलकुलेट करा है वो लिख दो, ठीक है। ये फॉर्मेट ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में आपको आईसीआई को अपना प्रेजेंटेशन देना है। उसके बाद जो हमारी वहां ऊपर रैंकिंग आई थी स्टेप 2 में, उस रैंक में हमें पुट करना है। तो वारंट को सबसे पहले पुट करो। तो न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर और 150। सर ये कहां से आया? यहां से आया। न्यूमरेटर में 0, डिनोमिनेटर में 150, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा 90,000, डिनोमिनेटर हो जाएगा 16,000 प्लस 150, 16,150। सर ईपीएस के फॉर्मूले में पुट करोगे ये आ जाएगा 5.57। अब देखो डाइल्यूटिव का मतलब मैंने क्या कहा था कि वैल्यू गिरना, तो इसकी वैल्यू 5.6 to 5 से गिर रही है 5.57। तो साथियों डाइल्यूटिव है, ठीक है। फिर हम कन्वर्टेबल डिवेंचर का चेक करेंगे। तो 90,000 में न्यूमरेटर ऐड कर दो, न्यूमरेटर में ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में 40,000 ऐड कर दो। तो ये जो फिगर आएगा आपका कैलकुलेशन के बाद डाइल्यूटिव ईपीएस के फॉर्मूले में पुट कर दो, ये आ गया
ठीक है, अब आपको प्रीवियस वाले से कंपेयर करना है, सर क्या इसकी वैल्यू गिर रही है, हाँ गिर रही है, तो मतलब सर ये डाइल्यूटिव है। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे भी वही फंडा अप्लाई करना है और यहाँ देखना है कि वैल्यू गिर रही है, सर नहीं यहाँ वैल्यू गिर नहीं रही है, यहाँ वैल्यू बढ़ रही है, तो साथियों ये एंटी डाइल्यूटिव है, ये आपका रिपोर्टेबल नहीं होगा। रिपोर्टेबल नहीं होगा इसका मतलब इसको आप कंसिडर नहीं करोगे। फाइनल आंसर आपका यहीं पे निकल जाता है 2.939। ठीक है, लेकिन आपको आईसीआई को इस तरीके से भी प्रेजेंट करना है कि साथियों जो आपके डाइल्यूटिव पोटेंशियल इक्विटी शेयर है उन्हीं को कंसीडर करना है और उससे रिलेटेड जो आपके अर्निंग में सेविंग है वो दिखानी है। ठीक है, और फाइनली जो आंसर है वो आपको आईसीआई को देना है और अपने फुल नंबर लेके आके घर पे आना है और मिठाई खाना है। ठीक है, ये सब करना है। ठीक है सर, ये सब हम काम कर लेंगे। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है साथियों, 4.2 खुद कर लोगे, 4.3 पे आ जाओगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। पहली बात तो इस पूरे क्वेश्चन बैंक में ही मैंने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, उसमें से ही मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके दे दिए हैं साथियों। ये क्वेश्चन में मजेदार है, कभी भी आपके नज़दीकी एग्जाम में दिख जाएगा। सर 31 दिसंबर 2007 एंड 2008। ठीक है, यहाँ पे सर आपका कैलेंडर ईयर यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनके शेयर कैपिटल है वो है 40 लाख। ठीक है, प्राइस 25 दे रखा है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे इन्होंने एक ऑप्शन दिया है, क्या ऑप्शन दिया है कि आप 70 रुपये पर शेयर पे हमारा शेयर एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, और ये जो ऑप्शन है अभी 2017 और 18 में आउटस्टैंडिंग है, मतलब अभी शेयर इन्होंने एक्सरसाइज करे नहीं है, तो इसका मतलब पूरे चांस हैं डाइल्यूटिव में पोटेंशियल इक्विटी शेयर में कंसिडर होगा। अब जो इनको ऑप्शन दिया गया था वो 6,30,000 ऑप्शन दिए गए कि आप इतने ऑप्शन 70 पर शेयर पे एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2007 और 2008 का 5 लाख और 6 लाख, अच्छी बात है। अब साथियों सबसे पहले तो आपको क्या करना है, बेसिक ईपीएस निकालना है। क्या करोगे बेसिक ईपीएस निकालने के लिए, सर ये 5 लाख आपका प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर्स है, डिवाइडेड बाय जो नंबर ऑफ शेयर है, आपका बेसिक ईपीएस निकल जाएगा। कोई दिक्कत है सर? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद डाइल्यूटिव के लिए आपको फ्री कंपोनेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा, क्योंकि 70 पर शेयर तो ले रहे हैं, तो फ्री कितना है सर? फ्री होगा, देखो मार्केट रेट चल रहा है 120, हम चार्ज कर रहे हैं 70, तो यहाँ फ्री कंपोनेंट हो गया 120 माइनस 70 इज 50 रुपीज़, और अगले वाले में 160 माइनस 70 इज 60 रुपीज़। क्या बात है, 60 सर? 60 नहीं होगा, 90 होगा, गड़बड़ कर रहे हो। तो सर मैं आपको क्यूए में दिखा देता हूं। देखो साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हमने 2007 का बेसिक ईपीएस निकाल लिया, 2008 का बेसिक ईपीएस निकाल लिया। ठीक है, फिर डाइल्यूटिव ईपीएस निकालने के लिए हम क्या करेंगे साथियों? कुछ नहीं करना साथियों, आपको क्या करना है सबसे पहले हमने न्यूमरेटर लिख लिया। सर न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, कमाल की बात यह है, ये जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं इस पे कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट की सेविंग तो है नहीं, तो न्यूमरेटर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यानी यहाँ पे बेसिक में जो न्यूमरेटर था डिनोमिनेटर में भी वही न्यूमरेटर रहेगा। तो क्वेश्चन इजी बन गया सर, बिल्कुल इजी बन गया, केवल आपको खेलना है डिनोमिनेटर में। तो साथियों मैंने आपसे कहा था फ्री कंपोनेंट लेना है, तो 6,30,000 ऑप्शन थे, उसमें जो फ्री कंपोनेंट है वो आप लोगे। सर फ्री कंपोनेंट कितना आएगा? 120 माइनस 70, और यहाँ आएगा 160 माइनस 70। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन को रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बच्चे यहाँ गलती करके आते हैं। सर गलती क्या करके आते हैं, ये जब आप करोगे ना साथियों तो खुद पता लग जाएगा। रेगुलर क्लास में तो मैं प्रैक्टिस भी साथ में करवाता हूँ। ठीक है, तो वहीं बच्चे अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली सर पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो आ गई वो ये आ गए, आपको कुछ नहीं करना है। इसको जो शेयर्स बेसिक में जो शेयर्स है उसमें ऐड कर लो, ये आपका आ गया। डिनोमिनेटर की कैलकुलेशन पुट कर लो, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, इजी था सर, बिल्कुल इजी था सर। यहाँ तो इजी लग रहा है, ठीक है, पेपर में ही गड़बड़ी करके आते हो बस। अगला क्वेश्चन है 4.4, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्या है इसमें देखते हैं। तो सर यूं ही इस चैप्टर को मैं बाबू सोना से भी ज्यादा प्यारा चैप्टर नहीं बोलता, क्योंकि सही में इसमें क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं।
ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है और क्वेश्चन लगा रहे हो सर, आपको भी मजा आएगा कि कुछ वैरायटी देखने को मिल रही है। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर 4.4 में कह रहा है 1 जनवरी को 10 लाख शेयर जो है आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब कन्वर्टेबल बॉन्ड भी है इनके पास 1 लाख रुपीज के। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के ना थोड़ी अटपटी सी फीलिंग आएगी आपको। कैसी फीलिंग आएगी देखो, टर्म ऑफ कन्वर्जन दे रखा है 120 ऑर्डिनरी शेयर फॉर ₹100। सर ₹100 लिखने का क्या मतलब है? वही मैंने कहा बड़ी अटपटी सी फीलिंग आएगी इसमें साथियों। बेसिकली जो आपका कन्वर्जन रेट है वो 120:100 है, यानी अगर जिसके पास 100 डिवेंचर है उसको 120 शेयर मिल जाएंगे, ये एक रेशियो है। अब इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें ना डिवेंचर का जो फेस वैल्यू है वो मिसिंग है, तो सर नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकालेंगे? तो मैंने बताया इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अटपटापन है, लेकिन वैसे क्वेश्चन अच्छा है। फिर इसमें कमाल की बात ये हो रही है 31 मार्च को इस 1 लाख में से 25,000 बॉन्ड होल्डर ने अपने शेयर जो है वो इक्विटी, अपने डिवेंचर जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया। यही इसमें सबसे मजेदार पार्ट है। ठीक है, अभी तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जिसमें कि डिवेंचर होल्डर बीच में अपने ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं, वो लास्ट तक आउटस्टैंडिंग ही रहता है। यही इस क्वेश्चन की क्वालिटी है। तो साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें बनना होगा चित्रकार MF हुसैन। सर बन जाते हैं। तो यहां देखो साथियों, ये रही हमारी चित्रकारी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ₹1 लाख दे रखा है, तो हमने खुद मान लिया इसकी फेस वैल्यू ₹1 है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर हो गए 1 लाख रुपीज, 1 लाख डिवेंचर। ठीक है, अब 1 लाख डिवेंचर में ये कह रहा है कि जो 25,000 डिवेंचर है उसको, उसके साथ कुछ छेड़खानी कर रहा है। क्या छेड़खानी कर रहा है वो देखो सर। 31 मार्च को इसने बॉन्ड को शेयर में कन्वर्ट करा लिया, तो सर जिस दिन इसने कन्वर्ट करा लिया अब तो ये शेयर में कन्वर्ट हो गए, तो 31 मार्च से 31 दिसंबर यानी 9 महीने के लिए अभी आ जाएंगे बेसिक में। लेकिन सर उससे पहले जब ये डिवेंचर थे उस टाइम ये पोटेंशियल थे, तो अब ये कंसिडर होंगे डायल्यूटिव में। ठीक है, अब जो बैलेंस 75,000 है आउट ऑफ 1 लाख, तो सर ये तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर का ही पार्ट रहेंगे, यानी ये डायल्यूटिव में कंसिडर होंगे फॉर 12 मंथ। ठीक है, तो ये चित्रकारी आपको एग्जाम देखते ही बना लेनी है, और जब आपका 15 मिनट रीडिंग टाइम होगा तो ये चित्रकारी बना लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब साथियों बेसिक ईपीएस में क्या खेल हो रहा है देखो, न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में जो आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 10 लाख है। अब यहाँ पे जो 25,000 डिवेंचर्स हैं, ठीक है, उस पर आप लगा लो कन्वर्जन रेशियो, तो उसको मिलेंगे 120:100, ये हमने रेशियो देखा था, तो इस रेशियो में इनको शेयर मिल जाएंगे। अब इस पे आपको वेट लगाना है 9 महीने का। ये हमने कहाँ सीखा सर? अभी हमने यहाँ पे सीखा कि 9 महीने बेसिक में आएंगे, तो अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा 0.96, ये आपका हो गया बेसिक ईपीएस। अब अगले पार्ट पे आ जाओ सर। अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट ये है कि हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स में, ठीक है, कितनी सेविंग हो रही है, सेविंग इंटरेस्ट नेट ऑफ टैक्स। अब ध्यान से देखो साथियों, डायलूटिव वाले की बात कर रहे हैं। 3 महीने के लिए ये डिवेंचर्स डायलूटिव थे, 25,000 की बात हो रही है, तो 3 महीने का वेट लगा के आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो नेट ऑफ टैक्स। 30% टैक्स रेट है, तो साथियों ये आ जाएगा 219। और जो बैलेंस 75,000 है, इनके साथ तो टेंशन ही नहीं है कोई, इस पे पूरा वेट आ जाएगा 12/12 का। इसका जो नेट सेविंग इंटरेस्ट आ जाएगा वो ये आ जाएगा। तो टोटल डायल्यूटिव वाले पार्ट पे जो सेविंग आ रही है आपकी वो ये आ रही है। अब सर न्यूमरेटर का काम खत्म हो गया, अब आ जाओ आप डिनोमिनेटर में। सर डिनोमिनेटर में क्या करना है, ध्यान दो। सर जो 25,000 हमारे डिवेंचर है, ठीक है, वो 3 महीने के लिए डायल्यूटिव रहेंगे, और जो 75,000 है ये तो पूरे 12 महीने के लिए डायल्यूटिव रहेंगे। तो आप नंबर ऑफ पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स यहाँ पे निकाल लोगे, ठीक है, और इसको आप ऐड कर दोगे बेसिक वाले पे। ये जो बेसिक वाला अभी आपने निकाला है यहाँ पे, इस पे ऐड करोगे, ये ध्यान रखना है सर, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो साथियों ये आपका निकल गया डिनोमिनेटर, ये आपका निकल गया न्यूमरेटर, सॉल्व कर लो, आपका निकल गया डायल्यूटिव। इजी था सर, बिल्कुल।
साथियों अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4.5 डिस्कस करते हैं। बहुत ही अच्छी वैरायटी है साथियों। 30 जून 2001 को इनका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 15 लाख ऑर्डिनरी शेयर आउटस्टैंडिंग है ₹1 ईच के। ठीक है, कमाल की बात यह सर 30 जून को आउटस्टैंडिंग है और इनका ईयर एंड भी 30 जून। ठीक है, यहाँ बच्चे गलती कर सकते हैं कि 31 मार्च ले लेंगे, गेम ओवर हो जाएगा। फिर ये कह रहा है 1 अक्टूबर 2001 को इन्होंने इशू करे हैं ₹12,50,000 8% कन्वर्टेबल लोन। ठीक है, एट पार। और यहाँ पे अच्छी बात है, क्वेश्चन में दे रखा है कि हर डिबेंचर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो ₹100 है। ठीक है, अब इन्होंने इशू कब करे हैं 2001 में, लेकिन सर ये कन्वर्ट कब होंगे 2006 से 2009 के बीच में। होल्डर की मर्जी है, कभी भी कन्वर्ट करा ले। अब सर वो कन्वर्ट कराएगा तो उसको डेट के हिसाब से शेयर मिलेंगे। अगर वो 2006 में कराता है तो 135 मिलेंगे, 2007 में कराता है तो 130 मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से डिफरेंट डेट पे दे रखे हैं। इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ इसमें कन्वर्जन रेशियो क्या है, सर इसमें कन्वर्जन रेशियो है, फॉर एग्जांपल 2006 की बात करूँ तो 135:1। तो सर इन चारों केसेस में मोस्ट डाइल्यूटिव केस कहाँ मिलेगा सर? 2006 में मिलेगा, जब नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा होंगे इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। जितना ज्यादा डिनोमिनेटर होगा ईपीएस जो है डाइल्यूटिव उतना ज्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, फिर ये बकवास बात है, फिर ये एक काम की बातें अभी देखेंगे। फिर प्रॉफिट आपको दे रखा है 8,25,000 प्रीवियस ईयर यानी 2002 का, और 2003 का आपको दे रखा है 8,95,000। टैक्स रेट 33% दे रखा है। आपसे बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस पूछ रहा है। ठीक है, इसमें इस लाइन को समझ लेते हैं सर। इस लाइन का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि ये एक नया तड़का है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी ने जो एक इक्विटी ऑप्शन को राइट किया है। राइट का मतलब एएफएम जिन्होंने पढ़ रखा है सर, इन्होंने सेल किया है इक्विटी ऑप्शन, और उसमें इन्होंने एक डेरिवेटिव लायबिलिटी बुक कर रखा है। सर एक डेरिवेटिव इन्होंने सेल करा है बेसिकली, तो मार्क टू मार्क जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो बुक करना है। तो सर करेंटली हालत खराब चल रही है सर। किसकी? सर इनकी, क्योंकि इनको लॉस हो रहा है इस इक्विटी ऑप्शन पे। कितने का लॉस हो रहा है? 2500। तो सर 2002 का है, और 2003 का जो लॉस है 2650। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि देयर आर नो टैक्स कॉन्सिक्वेंस अराइजिंग फ्रॉम दीज लॉस। तो इन लॉसेस पे टैक्स अफेक्ट नहीं देना, ये ध्यान रखना एग्जाम के लिए। सर फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या तड़का है। तो सर मैं लेके चलता हूँ आपको अपने बोर्ड नोट्स पे। सर बेसिक ईपीएस पहले निकाल लेते हैं। तो सर न्यूमरेटर में आपको 8,25,000 प्रॉफिट डायरेक्ट दे रखा है। अब सर यहाँ पे इंटरेस्ट को आपको माइनस करना है। ठीक है, तो 12.5 लाख पे 8% का इंटरेस्ट दोगे, वेट लगा देना 9 महीने का। तो सर ये आपका इंटरेस्ट आ गया। उसी तरीके से करेंट ईयर में भी पूरे 12 महीने का वेट लेके आपको इंटरेस्ट माइनस करना है। सर माइनस कर लेंगे। उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट आता है आफ्टर इंटरेस्ट, उस पर टैक्स इंपैक्ट दे देना। टैक्स इंपैक्ट के बाद फेयर वैल्यू लॉस को यहाँ लेना है। गलती ये मत करना कि फेयर वैल्यू लॉस को टैक्स से पहले ले लिया, फिर तो आप टैक्स अफेक्ट दे दोगे। साथियों हमें इसमें टैक्स अफेक्ट नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि क्वेश्चन देवता ने मना करा है। उसके बाद अर्निंग आ गई आपकी फॉर द पर्पज ऑफ बेसिक ईपीएस। तो ये हमारा आ गया ए, और बेसिक ईपीएस के लिए जो हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर होगा वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 15 लाख क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है। तो बेसिक ईपीएस आप बड़े प्यार से निकाल लोगे। ठीक है सर, बेसिक ईपीएस अगर आपने प्यार से निकाल लिया तो डाइल्यूटिव ईपीएस में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आपने ऊपर निकाला था वो निकाल लो, 5 लाख और 5,30,000 यहां से गायब हो गया। सर कोई साया आ गया क्या? कोई साया चढ़ गया है क्या भैया? 5,30,000। ठीक है, फिर यहां पे सर अगर हम इन डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दें तो सर हमें जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है वो नहीं देना पड़ेगा। तो जो ऊपर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है 75,000 प्रीवियस ईयर का, उस पर नेट ऑफ टैक्स लेके सेविंग ले लोगे। इसी तरीके से करंट ईयर का भी आप ले लोगे। फिर उसके बाद जो फेयर वैल्यू लॉस है, सर फेयर वैल्यू लॉस को हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सर ये ऑप्शन, अगर ऑप्शन ना होके इक्विटी होता, अगर ये ऑप्शन
इक्विटी होता तो फेयर वैल्यू लॉस भी ना होता, क्योंकि इक्विटी पे फेयर वैल्यू चेंजेस, हम जो अपनी इक्विटी इशू करते हैं उस पे फेयर वैल्यू चेंजेस को हम कंसीडर नहीं करते, तो सर इसको भी कंसीडर नहीं करेंगे इसलिए ऐड कर दिया। फाइनली हमारा न्यूमरेटर का पार्ट निकलेगा, डिनोमिनेटर का देख लेते हैं सर नंबर ऑफ शेयर में क्या चेंज है। तो सर नंबर ऑफ डिवेंचर में यहाँ पे ये खेल है, नंबर ऑफ जो डिवेंचर है हमारे शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। सर ये हमारे नंबर ऑफ डिवेंचर है, ₹12,50,000 डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे रुपीस दिखा देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिवेंचर को नंबर ऑफ डिवेंचर में कन्वर्ट करना है, कर लिया। फिर उस पर कन्वर्जन रेट लगाना है, लगा लिया। फिर टाइम रेट लगाना है, लगा लिया। फिर हमारा क्या आ गया, पोटेंशियल इक्विटी शेयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर का। अकॉर्डिंगली सर पूरा आ गया वेटेड अवे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। सर डायल्यूटिव ईपीएस प्यार से निकाल लोगे। तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन सर प्रैक्टिस जरूर कर लेना, नहीं तो गेम ओवर। इजी था सर। अगला क्वेश्चन नंबर 4.6 आ जाओ। तो साथियों जब आप इस क्वेश्चन बैंक को देख रहे हो तो आप ये देख रहे हो कि आपको ना सीक्वेंस में पढ़ना है, ठीक है। मैंने कोशिश करी है कि पूरे के पूरे क्यूए को, पूरे के पूरे कंसेप्ट नोट्स को, बोर्ड को एक सीक्वेंस में लेके चलो, ठीक है, ताकि कहानी की तरह आप टॉपिक को पढ़ो और अंदर से फील करो। सर बिल्कुल हम इमोशनल हो गए सर, अच्छी बात है। साथियों ये क्वेश्चन है दिवाली क्वेश्चन। दिवाली में हर एक एम्प्लॉय अपने बॉस से क्या बोलता है, बोनस। सर ये क्वेश्चन भी बोनस पे है। तो एक कंपनी के 25,000 4% डिवेंचर जो है वो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे कन्वर्जन रेट जो है वो 1:1 का है, अच्छी बात है। यहाँ पे मैनेजमेंट को जो है बोनस मिलेगा बेस्ड ऑन 1% ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 64,000, ठीक है, और टैक्स रेट आपको 20% दे रखा है, ठीक है। अब साथियों आपको करना क्या है, आपको अर्निंग कैलकुलेट करनी है फॉर द पर्पस ऑफ डायल्यूटिव ईपीएस। इसका मतलब केवल और केवल आपको निकालना है न्यूमरेटर वाला पार्ट, ठीक है, डिनोमिनेटर वाला पार्ट नहीं पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन साथियों एमसीक्यू में भी आ सकता है, ठीक है, और आपका 4 नंबर के लिए आपका डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है। अब मैं आपको ना इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई वे में समझाने के लिए यहाँ लेके चलता हूँ। देखो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 64,000, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये पता है कि डायल्यूटिव ईपीएस में अगर इन 25,000 डिवेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये सर हमारी सेविंग इन इंटरेस्ट होगी, ठीक है। और अगर ये हमारी सेविंग इन इंटरेस्ट है तो साथियों ये हमारे न्यूमरेटर में ऐड होगा, पैट में सर बिल्कुल ऐड होगा, लेकिन नेट ऑफ टैक्स, नेट ऑफ टैक्स। तो 25,000 डिवेंचर्स पे 4% का हमारा सेविंग हो रहा है इंटू 80%, तो ये हो गया 800। सर ये तो इजी था, बिल्कुल इजी था, लेकिन खेल यहाँ पे ये है कि इस सेविंग की वजह से क्या हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। सर बिल्कुल बढ़ रहा है। तो इस बढ़े हुए प्रॉफिट पे ध्यान रखना, इस 800 पे एम्प्लॉय कह रहा है सर हमें और बोनस दो, ठीक है, ठीक है सर। तो कितना बोनस मिलेगा, सर 1% मांग रहे हो, तो 800 का 1% आपको देना है, डेट इज 8। तो सर अगर ये आपकी सेविंग है तो इस सेविंग की वजह से आपका एक्सपेंस भी तो हो रहा है, आपको एम्प्लॉय को बोनस देना पड़ रहा है, तो ये आपका एक्सपेंस माइनस होगा, ठीक है। सेविंग ऐड होगी, एक्सपेंस माइनस होगा, और फिर जो आपका फाइनल फिगर आएगा ये आपका कंसीडर होगा डायल्यूटिव के अर्निंग में, ठीक है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। तो साथियों अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5.1। सर ये है कंटिजेंट शेयर। सर आपने इंडियाज 103 में पढ़ा था पीसी में कंटिजेंट कंसीडरेशन, ठीक है। तो उसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो एक्वायरर है वो बोलता था कि भैया मैं आपको किसी कंडीशन पे पेमेंट करूंगा, यहाँ पे कंडीशन पे शेयर मिलेंगे। सर वो कौन सी कंडीशन है, सर पहली कंडीशन ये है कि हम आपको 5,000 शेयर देंगे। कब देंगे, जब भी आप कोई नई रिटेल साइट ओपन करेंगे ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर मतलब सर आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी एक नई रिटेल साइट ओपन कर दो, हम आपको 5,000 शेयर दे देंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप 20 लाख से ज्यादा प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है, तो हम आपको 1,000 शेयर देंगे फॉर ईच 1,000 रुपीज अर्निंग। इसका मतलब 20 लाख से ऊपर अगर आपने 21 लाख कमाए तो एक्स्ट्रा 1 लाख कमाए तो 1 लाख के बदले आपको 1 लाख शेयर देंगे। कहां से पता लग रहा है सर, 1,000, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये मिलेगा आपको साल के एंड में, ठीक है। लेकिन ये जो रिटेल साइट वाली कंडीशन है, ये ड्यूरिंग द ईयर आप कभी भी ओपन कर दो आपको
शेयर मिल जाएगा, ये बात ध्यान देने वाली है यहाँ पे। उसके बाद साथियों कंडीशन तो हमने देख ली, अब हम देख रहे हैं कि कंपनी ने कंडीशन कब कब फुलफिल करी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन्होंने 1 मई को कंडीशन फुलफिल करी है और 1 सितंबर को फुलफिल करी है। तो इस तरीके से इन्होंने 2 साइट ओपन कर ली है, ठीक है। फिर आपको प्रॉफिट की डिटेल भी दे दी है। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट की डिटेल है वो ईयर टू डेट प्रॉफिट दिया है आपको। इसका मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर चल रहा है, ठीक है। तो ये जो 11 लाख का प्रॉफिट है ये है आपका जनवरी से 1 जनवरी 21 से 31 मार्च 21, यानी 3 महीने का। तो ये साथियों 11 लाख हो गया। अब ये जो 23 लाख है ना, ये ईयर टू एंड है, यानी 1 जनवरी से 30 जून। तो साथियों अगर मैं Q2 का निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा सर? 23 माइनस 11 लाख, तो Q2 का आ जाएगा 12 लाख। इसी तरीके से Q3 और Q4 का भी आप प्रॉफिट निकाल लोगे। सर हम क्वार्टर का क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि साथियों यहाँ पे आपको बेसिक और डायलूटेड ईपीएस निकालना है क्वार्टरली और प्लस एनुअली। सर ये क्वेश्चन में तो लिखा ही नहीं है, कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में आएगा तो वहां जरूर लिखा होगा। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस निकाल लेते हैं। तो ईपीएस निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? सर न्यूमरेटर में चाहिए होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और डिनोमिनेटर में चाहिए होता है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। तो क्वार्टरली अगर हम प्रॉफिट देखें तो साथियों यहाँ से आप प्रॉफिट लिख लो हर क्वार्टर का, 11, 12, 4 लाख का लॉस, 10 लाख, ठीक है, ये आपने लिख लिया। और साल के एंड में टोटल आपको 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है, ये आपने लिख लिया। अब हमें करना क्या है? हमें ऑर्डिनरी शेयर देखने हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर कहाँ दे रखा है? सर सबसे टॉप में दे रखा है 10 लाख, यहाँ पे लिख लो। उसके बाद आता है मेन इस क्वेश्चन का ट्विस्ट। सर हमें कंटिंजेंट शेयर भी तो लेने हैं। बिल्कुल सर। सबसे पहले रिटेल साइड की बात देख लेते हैं, क्योंकि सर रिटेल साइड में ही बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर आप कभी भी रिटेल साइड खोल दो, शेयर ले लो। तो यहाँ पे पहले क्वार्टर में कोई रिटेल साइट ओपन हुई है? आंसर इज नो। दूसरे क्वार्टर में हुई है क्योंकि 1 मई को हुई है, 1 मई आता है दूसरे क्वार्टर में। तो साथियों आप मुझे बताओ दूसरे क्वार्टर में 1 मई को अगर शेयर इशू हुए हैं तो इसमें कितना टाइम का वेट देंगे? केवल सेकेंड क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, ये आपका सेकेंड क्वार्टर है, 5000 शेयर इशू हुए हैं। आप सर यहाँ पे 2 महीने का वेट दोगे, 2/3, तो आपका आ जाएगा 3333। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब हम थर्ड क्वार्टर में जब आएंगे तो ये सेकंड क्वार्टर के जो हैं शेयर, अब इनको मिल जाएगा पूरा वेट 5K इंटू 3/3। प्लस थर्ड क्वार्टर में क्या कोई रिटेल साइट ओपन हुई है? तो आपको देखना 1 सितंबर। 1 सितंबर कब आता है सर? ये थर्ड क्वार्टर में आता है। तो इसमें कितना टाइम वेट दोगे सर? 1 महीने का। तो प्लस 5K इंटू 1/3। तो अकॉर्डिंगली सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 6667। अब सर थर्ड क्वार्टर में फोर्थ क्वार्टर में कोई साइट ओपन हुई है? आंसर इज नो। तो साथियों यहाँ पे जो सेकंड क्वार्टर वाले थे उसका तो पूरा वेट आ जाएगा 3/3, प्लस जो थर्ड क्वार्टर में थे 5K इंटू 3/3, इसका भी पूरा वेट आ जाएगा। तो अकॉर्डिंगली टोटल 10,000 यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपकी फुल ईयर की बात करूं तो फुल ईयर की जब हम बात करेंगे तो हम क्वार्टरली नहीं देखेंगे, ठीक है, हम देखेंगे पूरा फुल ईयर, यानी 1 मई से 31 दिसंबर और 1 सितंबर से 31 दिसंबर। तो 1 मई से 31 दिसंबर में कितने महीने होते हैं साथियों? सर ये होंगे 8। तो 5K इंटू 8/12 और 1 सितंबर से 31 दिसंबर, यहाँ कितने होंगे? यहाँ पे होंगे 4/12। तो सॉल्व करोगे आपका इजीली आ जाएगा 5000। इजी है सर? बिल्कुल इजी है सर। ये तो हो गई रिटेल साइड की बात। हम ये भी तो बात कर रहे थे कि अगर हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएंगे तो भी हमें शेयर मिलेंगे। बिल्कुल सही बात सर। लालच तो हर किसी के मन में होता है, बिल्कुल। अब साथियों क्वेश्चन ने आपसे क्लियरली बोल रखा है कि एक्स्ट्रा जो आप 20 लाख के ऊपर कमाओगे वो हम शेयर देंगे 31 दिसंबर 2001 को। तो सर ईयर एंड में हमारा प्रॉफिट 29 लाख हो गया है, ठीक है, मतलब हमने 9 लाख एक्स्ट्रा कमाए हैं तो 9 लाख शेयर मिल जाएंगे। और यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे? फुल ईयर में 9 लाख यहाँ लिख के आ जाएंगे और वहीं गेम ओवर हो जाएगा।
साथियों वो जो 9 लाख शेयर दिए जा रहे हैं वो साल के एंड में दिए जा रहे हैं, ठीक है, 31 दिसंबर को। तो उसमें टाइम वेट कितना लगेगा सर, 0, ठीक है। तो इसलिए यहाँ बेसिक में कुछ नहीं आएगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद कुछ नहीं है साथियों, इसमें डिनोमिनेटर हमने पता लगा लिया है, देखिए पहले क्वार्टर में दिस, दूसरे क्वार्टर में आप ऐड कर दोगे कंटिंजेंट, इसी तरीके से सब में ऐड कर लोगे, ये आपका डिनोमिनेटर आ गया, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपका आ गया बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब आते हैं साथियों डाइल्यूटेड पे। मैं आपको बताऊं बेसिक से ज्यादा इजी है डाइल्यूटेड। कैसे सर, देखो सर न्यूमरेटर तो ऊपर वाला पटक दो, ठीक है, टीपा टापी हो गया। अब ऑर्डिनरी शेयर भी वही है 10 लाख। सर रिटेल साइड में क्या होगा, सर रिटेल साइड में मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूं। इसमें हमने बेसिक में क्या किया था सर, बेसिक में हमने यहाँ पे 5K इंटू 2/3 किया था। सर डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल टू गेट इक्विटी शेयर। तो सर यहाँ पे लॉजिक ये है कि जो साइट आपकी 1 मई को हो रही है, अब ध्यान देना मैं केवल क्वार्टर की बात कर रहा हूँ सर, जो साइट आपकी 1 मई को हो रही है सर वो 1 अप्रैल को भी तो हो सकती थी, हो सकती थी या नहीं हो सकती थी सर, बिल्कुल हो सकती थी। तो देखो साथियों हम ये मानेंगे कि ये साइट आपकी 1 अप्रैल को भी हो सकती थी, इसलिए यहाँ पे वेट अब 2/3 का ना देके हम क्या करेंगे, सीधा 3/3 का वेट देंगे। अच्छा सर, हाँ जी सर, यही कमाल है इसमें। तो साथियों इसमें आपका पूरा का पूरा क्वार्टर आ जाएगा, पूरा क्वार्टर आ जाएगा, बिल्कुल सर। सर बैक पाइपर वाला आएगा, नहीं सर इस क्वार्टर वाला आएगा, ठीक है। अब दूसरे वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में पिछले वाले का आ गया 5K 3/3। सर इस वाले में भी हमारा रिटेल साइट ओपन हुआ था 1 सितंबर को, लेकिन उसमें पोटेंशियल था कि सर इस क्वार्टर के बिगनिंग में भी ओपन हो सकता है, डाइल्यूटेड चल रहा है सर, तो यहाँ पे भी 5K इंटू 3/3 तो आ गया सर 10,000। इसका मतलब सर यहाँ पे टाइम वेट की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे टाइम वेट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था ये ईजी है सर, बिल्कुल। फिर थर्ड क्वार्टर में तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है, ये पूरा का पूरा आ जाएगा, यानी ये यहाँ से टीपा यहाँ टापी, और यहाँ पे तो साथियों कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आप कोई टाइम वेट नहीं लगाओगे, यानी 5K शुरू से दे दोगे 12/12, यहाँ पे भी 5K इंटू 12/12, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा आपका 10,000। सिंपल है सर, बिल्कुल। उसके बाद आ जाएंगे अर्निंग कंटिजेंसी पे। सर अर्निंग कंटिजेंसी तो बोला था कि लास्ट में मिलेंगे साथियों, यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे रिटेल साइट वाला ही आपको लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये मानेंगे कि क्वार्टर में आपको अगर आपका प्रॉफिट 20 लाख से एक्सीड हो गया, आपको इस क्वार्टर में मिल जाएगा। सर टाइम एडजस्टमेंट लगानी है, आंसर इज नो। तो साथियों यहाँ पे 3 लाख से आपका प्रॉफिट एक्सीड हो गया, आपको 3 लाख का यहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे लॉस हुआ है यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। और फोर्थ क्वार्टर में आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया तो यहाँ पे आपको 10 लाख मिल जाएगा। सर टाइम एडजस्टमेंट लगानी है, दोबारा कह रहा हूँ डाइल्यूटेड में यहाँ पे टाइम एडजस्टमेंट आपको नहीं लगानी है। तो यहाँ पे 3 लाख आ गया, यहाँ पे 9 लाख आ गया, और यहाँ पे सीधा आप 29 लाख को आप कंपेयर करोगे किससे, 20 लाख से, ठीक है। तो सर यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर भी आ गया। अब सर कुछ काम ही नहीं है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता लग गया तो डाइल्यूटेड ईपीएस पता लगा लो, गेम ओवर। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में पूरा टाइम दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6.1 पे, ठीक है। ये कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के ऊपर एक कंसेप्ट है। तो साथियों इस कंसेप्ट पे ले जाने से पहले कंसेप्ट नोट से मैं आपको एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। सर समझाइए। देखो साथियों आपका जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है, उसका आपको अलग से बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस निकाल के देना है, ठीक है। और आपका जो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है उसका भी अलग से आपको बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस निकाल के देना है, और फिर दोनों का मिला के आपको बेसिक और डाइल्यूटिव ईपीएस आपको निकाल के देना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
अब उसके बाद साथियों मैं इस क्वेश्चन पे आपको ले जाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ समझने लायक तड़के हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम मई 25 में ये आ चुका है। इस क्वेश्चन से एमसीक्यू भी बड़े प्यार से बन जाएगा प्रेजेंटेशन को लेके। तो साथियों समझते हैं, देखो यहाँ पे कंटिन्यूइंग ऑपरेशन से इनकम जो हो रही है वो हो रही है 30 लाख की, और लॉस हो रहा है इसको फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन 36 लाख का, ठीक है। तो नेट लॉस इन्होंने निकाल लिया, दोनों को एग्रीगेट करके 6 लाख का लॉस आ रहा है, ठीक है। बड़े ही भले क्वेश्चन है, बड़े भले लोग हैं, ठीक है। वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर इन्होंने खुद ही निकाल के दे दिया 10 लाख, ठीक है सर। फिर इन्होंने इंक्रीमेंटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन दे दिया 2 लाख। ये सर क्या है अभी समझ लेंगे, टेंशन मत लो। तो साथियों इसको मैं थोड़ा सिंपल प्रेजेंटेशन के साथ आपको बोर्ड नोट्स में समझा देता हूँ। देखो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन में आपका प्रॉफिट था 30 लाख का, और नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग तो 10 लाख है। तो यहाँ पे आपका 3 पर शेयर बेसिक ईपीएस निकल गया। डायल्यूटिव ईपीएस में आपको क्या करना है सर, यहाँ पे 2 लाख आपके एक इंफॉर्मेशन दे रखी थी, अब आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 लाख जो है रिलेटेड टू स्टॉक ऑप्शन आपके आउटस्टैंडिंग है, नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये डायल्यूटिव ईपीएस की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ पे साथियों आपको डिनोमिनेटर में 10 लाख जो शेयर है प्लस 2 लाख पोटेंशियल इक्विटी शेयर जो ऑप्शन है हमारे, वो भी कंसिडर हो जाएंगे। तो यहाँ पे 2.5 आ गया। अब आप एक बात बताओ, क्या अर्निंग पर शेयर आपका डिक्रीज हो रहा है? हाँ सर, तो ये डायल्यूटिव है, आप इसे रिपोर्ट करोगे। ध्यान देना यही कैच है यहाँ पे, कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डायल्यूटिव ईपीएस रिपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन देखेंगे, यहाँ पे 36 लाख का लॉस था, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर वही 10 लाख, तो यहाँ पे 3.6 पर शेयर का लॉस है। सर क्या लॉस भी रिपोर्ट करना होता है? हम पढ़ के आए हैं अभी प्रेजेंटेशन में कि सर प्रॉफिट भी रिपोर्ट होगा और लॉस भी रिपोर्ट होगा, तो इसको भी आप रिपोर्ट करोगे। सर डायल्यूटिव ईपीएस जो है वही 36 लाख का लॉस, और डिनोमिनेटर में 12 लाख आ जाएंगे। यहाँ पे 3 पर शेयर आ रहा है। अब साथियों यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3.6 से ये 3.6 से ये 3 हो रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है। साथियों ये रिड्यूस नहीं हो रहा है, ये राइज हो रहा है, ठीक है। कैसे राइज हो रहा है, ग्राफ लाइन में आप देख के समझोगे तो समझ में आ जाएगा। सर ये एंटी डायल्यूटिव है क्योंकि ये यहाँ पे राइज हो रहा है। चलो मैं ग्राफ वाला आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे जब आप एक ग्राफ बनाते हो साथियों, ठीक है, ये 0 है आपका, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है, ये नेगेटिव वाला है -3.6, यहाँ 3, और ये पॉजिटिव वाला होता है 1 2। बचपन में आगे बनाया ना आपने ग्राफ, तो राइट साइड में जब आप मूव करते हो तो ये राइजिंग होता है, ठीक है। तो आप 3.6 से 3 की तरफ जा रहे हो, मतलब ये राइज हो रहा है, इसलिए बोला गया ये एंटी डायल्यूटिव है, ठीक है। एक्चुअल में एंटी डायल्यूटिव होने के लिए आपको लेफ्ट की तरफ जाना होता है, यानी अगर ये 3 से 3.6 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अगर 3 होता बेसिक में और ये 3.6 होता तो देखने में तो लग रहा है बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिव वाले एरिया में आप देखोगे तो ये कम हो रहा है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने टाइम देके आपको समझा दी है बात, ठीक है सर। क्लास में भी हमने ऐसे ही समझी थी इसको। तो ये सर एंटी डायल्यूटिव है, तो सर ये एंटी डायल्यूटिव है, इसे रिपोर्ट करना है। अब यही कैच है साथियों, अगर आपका कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डायल्यूटिव ईपीएस रिपोर्ट हो रहा है तो भले ही डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डायल्यूटिव आपका एंटी डायल्यूटिव है, स्टिल ये आपको रिपोर्ट करना है। यही कैच है यहाँ पे, ठीक है। फिर कंबाइंड डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन में भी सेम वही आप फंडा लगाओगे। यहाँ पे भी आप देखोगे कि डायल्यूटिव इसका जो है 0.6 से 0.5 नेगेटिव में है, तो ये राइज हो रहा है, यानी एंटी डायल्यूटिव है। स्टिल आपको ये रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूइंग का डायल्यूटिव रिपोर्टेबल है। तो साथियों मेन आपको कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का चेक करना है, डायल्यूटिव ईपीएस है, डायल्यूटिव ईपीएस जो है डायल्यूटिव है। अगर वो डायल्यूटिव है तो भले डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड ऑपरेशन के आपके डायल्यूटिव ईपीएस जो है एंटी है, फिर भी आपको रिपोर्ट करना है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूइंग आपको बेस लेके चलना है, कंटिन्यूइंग का डायल्यूटिव आपको बेस लेके चलना है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। अब इसके सेकंड वाले पॉइंट पे चलते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन पे दोबारा ले चलता हूँ।
सेकंड वाला पॉइंट कह रहा है कि अज्यूम अगर जो कंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, ठीक है, उसमें से लॉस हो जाए, पहले यहाँ पे इनकम लिया था, मान लो ये लॉस है, और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से आपकी इनकम है 36 लाख की, तो आपसे पूछ रहा है कि आपको डायल्यूटिव ईपीएस निकालना है। तो दिखा देते हैं साथियों, वही आपको सारा का सारा दिखाना पड़ेगा। तो साथियों सबसे पहले तो आप क्या करो कि कैलकुलेट कर लो। सर कंटिन्यूइंग से लॉस है, डिसकंटिन्यूइंग से प्रॉफिट है, तो नेट जो है हमारा 26 लाख का नेट प्रॉफिट आ रहा है। देखो नंबर ऑफ शेयर तो वही है, बेसिक में 10 लाख और डायल्यूटिव में 12 लाख। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 रुपीज का लॉस आ रहा है और यहाँ पे 1.83 का यहाँ पे भी लॉस आ रहा है। अब साथियों ये एंटी डायल्यूटिव हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ पे बढ़ रहा है, तो आप इसे रिपोर्ट नहीं करोगे। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि आपको ईपीएस गिरा हुआ लग रहा है, लेकिन ये ईपीएस एक्चुअल में राइज हो रहा है, ठीक है। अब साथियों डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का बेसिक ईपीएस आप कैलकुलेट कर लोगे। अब यहाँ पे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डायल्यूटिव ईपीएस निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का डायल्यूटिव ईपीएस जो है नॉट रिपोर्टेबल है। अगर ये रिपोर्ट नहीं हो रहा तो साथियों डिसकंटिन्यूइंग और कंबाइंड ऑपरेशन के डायल्यूटिव रिपोर्ट होंगे ही नहीं, चेक करना ही नहीं है, ठीक है। रीजन मैंने आपको लिखवा दिया है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो अभी ताजा ताजा आया है, तो अब 2-3 अटेम्प्ट बाद ही पूछेंगे इसे। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब साथियों आते हैं हमारे कैटेगरी नंबर 7 में, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से लिंक है। तो साथियों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7.2, देखते हैं। साथियों इस क्वेश्चन में आपको कई सारे प्रॉफिट दे रखे हैं, ठीक है। आपको इसमें ध्यान रखना है कि हमें केवल इसमें पेरेंट का अपना प्रॉफिट लेना है, ठीक है, वो भी पीएल वाला। ये जो ओसीआई वाला इग्नोर करो, ठीक है, एनसीआई का इग्नोर करो, आपको केवल लेना है पेरेंट का, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह रही है आपको फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है कन्वर्टेबल डिवेंचर की और क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2003। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो आपका पूरा का पूरा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है, ठीक है, तो ये आपको बोनस मार्क्स मिल गए। इंडेस 33 की यहाँ जरूरत नहीं है। तो ये थर्ड पार्ट है आपका, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है। ये कह रहा है 18 करोड़ के उसने डिवेंचर इशू करे 1 अप्रैल 2001 को, डेट का ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2001 को इशू करें और 31 मार्च 2003 को ये आपसे फाइनेंस कॉस्ट और क्लोजिंग बैलेंस मांग रहा है। अब मजेदार बात ये स्पेसिफिक पार्ट आपका जनवरी 26 के अटेम्प्ट में भी आ रखा है। तो आप ये देख रहे हो कि आईसीआई जो है क्वेश्चन में घुस घुस के कुछ पार्ट निकाल के एमसीक्यू में पूछ रहा है, ठीक है सर। अब ये डिवेंचर जो है रिपेबल ऑन 31 मार्च 2005, यानी 4 साल बाद, इंटरेस्ट एनुअली पे होगा, ठीक है, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2001 आपको रेट दे रखा है 8%, तो ये आपका EIR हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों अच्छी बात ये है, यहाँ पे 4 ईयर का आपको एन्युटी फैक्टर दे रखा है, सॉरी डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 0.74 और एन्युटी फैक्टर आपको दे रखा है 3.31। तो ये भी हमारा काम आसान हो गया। तो आपको करना क्या है सर, आपको ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइनेंस कॉस्ट निकालनी है और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिवेंचर निकालना है। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपने बोर्ड नोट्स पे। देखो साथियों, जो हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, मरीज का इलाज करने से पहले हम डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस करा है हमने, ये क्या निकला है हमारे लिए कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो उसके लिए हमारे भाई 5 स्टेप है। सबसे पहले कैश आउटफ्लो देख लो। तो ईयर 1 to 4 में आपका कूपन जाएगा 1.08 करोड़ और आपका प्रिंसिपल चले जाएगा आपके, ठीक है, आपका यहाँ पे प्रिंसिपल चले जाएगा 4th ईयर में 18 करोड़ का, सिंपल है। अब आपको क्या करना है सर, डिस्काउंट रेट देखना है। तो डिस्काउंट रेट EIR होगा स्टेप 2 में। स्टेप 3 में इसकी फेयर वैल्यू निकाल लोगे। कैसे सर, इन कैश फ्लो को आप पुल कर लोगे 8% के रेट से। तो हमने पुट कर लिया सर, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू क्या होगी, फाइनेंशियल लायबिलिटी। अगर ये सर फाइनेंशियल लायबिलिटी है
तो ट्रांजैक्शन प्राइस में से फाइनेंशियल लायबिलिटी की वैल्यू माइनस कर दोगे, इक्विटी पता लग जाएगा। अब सर एलएटी के लिए हमारे लिए ये काम का है, ठीक है, तो एलएटी बना लेते हैं। अब एलएटी हमने बना लिया सर। क्वेश्चन ने हमसे पूछा गया था फाइनेंस कॉस्ट ऑन 31 मार्च 2003, तो ये फाइनेंस कॉस्ट आप कंसिडर करोगे और ये क्लोजिंग बैलेंस होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्या यहाँ पे इंड AS 33 का कोई भी रूल था? नहीं था। अब इंड AS 33 का रूल आएगा। तो अब देखो साथियों क्वेश्चन को, यहाँ पे ठीक है आपसे पूछ क्या रहा है, ये आपसे बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस पूछ रहा है। डेट का ध्यान रखना 31 मार्च 2003। यहाँ पे आपको टैक्स रेट 25% भी दे दिया है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे आपको साथियों 3, 2, 5, 2, 7 20 करोड़ इक्विटी शेयर जो है, ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग थे बिगनिंग में, और इन्होंने 5 करोड़ शेयर और इशू करे 1 जुलाई को, और आपका ईयर एंड चल रहा है 31 मार्च। तो साथियों आपको क्या करना है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर निकालना है। सर आराम से निकाल लोगे, बस इस पे आप 9 महीने का वेट दे देना, इस पे पूरे 12 महीने का वेट दे देना। फिर यहाँ पे लिखा है 8 करोड़ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। साथियों अब यहाँ गड़बड़ी, आप क्या करोगे, इसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर मान लोगे। सर ये इररिडीमेबल है, कभी ये शेयर में कन्वर्ट ही नहीं होंगे, तो ये पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है, तो डाइल्यूटिव में नहीं कंसीडर होंगे। तो होगा क्या सर इसका, केवल इस शेयर पे आप डिविडेंड पे करोगे, डेट्स इट, जिसका इंपैक्ट आएगा न्यूमरेटर में। फिर ये कह रहा है यहाँ पे डिविडेंड की बात कि ऑर्डिनरी डिविडेंड आप दे रहे हो 10 पैसा पर शेयर। सर कोई काम का नहीं है ईपीएस निकालने के लिए, और डिविडेंड जो है 5 पैसे का आप दे रहे हो पर शेयर ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। सर ये काम का है हमारे न्यूमरेटर में अर्निंग एट्रीब्यूटिव और इक्विटी शेयर होल्डर निकालने के लिए। तो सर सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, अब हम क्वेश्चन में चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। सर यहाँ पे आ जाओ आप। तो सर अब हम पार्ट बी सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन का। तो न्यूमरेटर में मैंने आपसे कहा था कि पैट में आप ओसीआई और एनसीआई के प्रॉफिट को इग्नोर करोगे, ठीक है, पेरेंट का अपना प्रॉफिट आपने निकलिया, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने पे कर दिया, आपकी अर्निंग आ गई न्यूमरेटर की। फिर डिनोमिनेटर में आपने 20 करोड़ पे पूरे 12 मंथ का वेट लगा लिया, 5 करोड़ पे 9 महीने का वेट लगा लिया, ये आपका आ गया डिनोमिनेटर। बेसिक ईपीएस निकल गया। सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब जो समझने वाला पार्ट है वो यहाँ पर है। ये जो अर्निंग आपकी निकली है साथियों, यहाँ पे जो अर्निंग निकली थी, अब डाइल्यूटेड ईपीएस में इस पे जो डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा। सर हमारी जो इंटरेस्ट सेविंग है उसे हम कंसिडर करेंगे नेट ऑफ टैक्स। अब यहाँ गलती आप क्या करोगे, जो कूपन रेट है क्वेश्चन में उसे कंसिडर कर लोगे। सर कूपन वाला कंसिडर नहीं करना आपको, आपको ईआईआर वाला कंसिडर करना है, वो भी फाइनेंस कॉस्ट, वो भी कब की, 31 मार्च 2003 की। अब साथियों यहाँ पे ध्यान से आओ, 31 मार्च 2003 ये चल रहा है, तो आपको ये वाली फाइनेंस कॉस्ट कंसिडर करनी है, ठीक है, और वो भी नेट ऑफ टैक्स। तो इस फिगर को ध्यान से देख लो, इस पे आपने नेट ऑफ टैक्स कंसिडर करा है, तो ये अमाउंट आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका फाइनली आ जाएगा न्यूमरेटर पार्ट। फिर डिनोमिनेटर में आपके पोटेंशियल इक्विटी शेयर कितने होंगे, सर 10 करोड़ होंगे, ये क्वेश्चन में दे रखा है, देख लो आप। उसके बाद डाइल्यूटिव ईपीएस भी आ गया। तो साथियों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था, इसको रिटर्न प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो साथियों आपके कंसेप्ट नोट्स में एक कंसेप्ट है पार्टिसिपेटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। सर इस कंसेप्ट को हम क्वेश्चन से समझ लेंगे। देखो इंड AS 33 की जो कमाल की बात है ना, वो ये है कि क्वेश्चन ही सारे के सारे कंसेप्ट समझा देता है, और क्वेश्चन से बढ़िया कोई कंसेप्ट समझा भी नहीं सकता। तो साथियों मैं लेके चलता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 8.1 है ये, ठीक है, ये है पार्टिसिपेटिंग इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। अब ये है क्या। सर आपने वो बच्चा देखा है छोटा सा, जिसके हाथ में आपने एक बर्गर दे दिया, तो एक बर्गर उसने अपने मुंह में डाल रखा है और दोनों बर्गर अपने हाथ में पकड़ रखे हैं, ठीक है, और उसके साथ वाले के पास जो बर्गर है उसकी तरफ झपट रहा है, यानी जो अपने पास है उससे कुछ नहीं है, उसे और चाहिए। तो यहाँ कुछ ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पे 5000 प्रेफरेंस शेयर हैं आपके और 10,000 ऑर्डिनरी शेयर हैं। अब ये जो प्रेफरेंस शेयर हैं आपके, इनको 5 पर शेयर का फिक्स डिविडेंड मिल रहा है,
ठीक है, पक्का पक्का। और जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है, इस डिविडेंड को देने के बाद सारा डिविडेंड किसको मिलता है? इक्विटी शेयर को। लेकिन ये प्रेफरेंस शेयर कह रहा है मुझे वो वाला भी चाहिए, ऑर्डिनरी डिविडेंड भी चाहिए, ठीक है। अब ये जो ऑर्डिनरी डिविडेंड है ये भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। तो ईच प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, को ऑर्डिनरी डिविडेंड भी मिलेगा ₹2 ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पे करने के बाद, ठीक है। किस रेशियो में? सर 50%, मतलब 0.5:1 के रेशियो में। अगर ₹1 इक्विटी वाले को मिल रहा है तो 0.5 मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वाले को। अब यहाँ पे एंटिटी का प्रॉफिट दे रखा है ₹1 लाख, ठीक है, और 2 पर शेयर जो है वो हम इक्विटी शेयर होल्डर वालों को दे रहे हैं। तो ये आपसे अर्निंग पूछ रहा है फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ बेसिक ईपीएस। अब अर्निंग मतलब प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर, ये वो पूछ रहा है आपसे। सर प्रेफरेंस शेयर को कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूट हो रहा है और इक्विटी शेयर को कितना प्रॉफिट एट्रीब्यूट हो रहा है, ये हमें निकालना है। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। पहले इसका एक चित्र बना लेते हैं और फिर हम समझते हैं। सर ये आ गया चित्र आपके सामने। सर प्रॉफिट है इसमें ₹1 लाख। अब इस 1 लाख में सीधा सीधा ₹5 के हिसाब से 5000 प्रेफरेंस शेयर को आप प्रॉफिट दे दोगे 25,000। अब 1 लाख में से 25,000 यहाँ चले गया, ठीक है। और सर जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर थे उन्होंने कहा हमें ₹2 चाहिए सबसे पहले, तो ₹2 इन्हें 10,000 शेयर पे दे दिए, ये हो गए 20,000। तो सर ये तो 1 लाख में से 25 + 20, अभी केवल 45 ही अलोकेट हुए हैं, बाकी 55 पे प्रेफरेंस शेयर नजर गड़ा के बैठा है। वो कह रहा है इसमें मुझे भी चाहिए। सर कितना चाहिए वो हमें यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा। सर रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, अभी समझ लो। रेशियो दे रखा है 0.5:1 रेशियो, लेकिन साथियों इसमें नंबर ऑफ शेयर भी कंसिडर करने हैं, ठीक है। यही कैच है यहाँ पे। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इस 55,000 को 0.5:1 रेशियो में सीधा बांट देंगे, वहीं गेम ओवर हो जाएगा। हमें नंबर ऑफ शेयर का भी यहाँ पे वेट देना है। तो यहाँ पे वेट देने के बाद यहाँ पे आ गया 2500 और यहाँ पे आ गया 10,000। तो साथियों इस रेशियो में आपको 55,000 अलोकेट करना है। तो अलोकेशन के बाद यहाँ आ गया 11,000 और यहाँ आ गया 44,000। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या मिल रहा है? सर 25,000 यहाँ मिल गए प्लस 11,000 यहाँ ऑर्डिनरी में भी मिल गए। तो प्रेफरेंस शेयर को क्या मिल रहा है? 25 + 11, ठीक है। और इनके जो नंबर ऑफ शेयर हैं वो कितने हैं सर? सर 5000 है। तो पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर का जो बेसिक ईपीएस आ गया वो आ गया 7.2। ऐसी तरीके से ऑर्डिनरी का भी आप निकाल लोगे, बेसिक ईपीएस आ गया 6.4। तो इजी था सर, बिल्कुल इजी था साथियों, है तो इजी है। यही यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम से एक दिन पहले आप जरूर देख लेना। तो साथियों अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9.1, ठीक है। इसमें आपको सब्सिडरी का और ग्रुप का बेसिक और डायल्यूटिव ईपीएस निकालना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार भी है। तो साथियों इसमें हिंट ये है, जब पेपर में आए सबसे पहले सब्सिडरी का डील करना, उसके बाद पेरेंट का डील करना। तो सब्सिडरी का जो प्रॉफिट दे रखा 5,400 है। सर इसके बाद कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है? हाँ, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर आपको दे रखा है ₹1 पर शेयर और जो आपके प्रेफरेंस शेयर है वो 400 है। तो अकॉर्डिंगली साथियों 5,400 में से आप डिविडेंड दे दोगे 400 का, तो आपका जो न्यूमरेटर आ गया बेसिक ईपीएस के लिए वो आ जाएगा 5,000, ठीक है। और इसे डिवाइड कर दोगे आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर से जो 1000 दे रखा है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं। तो यहाँ पे आपका ₹5 क्या आ गया बेसिक ईपीएस। कोई दिक्कत है? सर कोई दिक्कत नहीं है। सर डायल्यूटिव ईपीएस कैसे निकालेंगे? सर जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो निकाल लो। तो यहाँ पे वारंट दे रखा है 150, ठीक है, 150 वारंट है। अब यहाँ पे इसका एक्सरसाइज प्राइस और एवरेज मार्केट प्राइस दे रखा है। तो साथियों हमें फ्री कंपोनेंट लेना होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 150 × 10 / 20 करोगे तो फ्री कंपोनेंट आपका निकल जाएगा 75। ये क्या बन जाएगा? पोटेंशियल इक्विटी शेयर का पार्ट। उसके बाद जो आपके कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है ये तो 400 पूरे के पूरे आ जाएंगे, ठीक है साथियों। ये आपके आ गए 400। तो अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो देखो साथियों,
जो आपका डाइल्यूटिव ईपीएस है उसे निकालने के लिए जो आपको डिनोमिनेटर लगेगा उसमें शेयर और जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है सारा कंसिडर कर लोगे तो ये आ जाएगा 1475। और इसमें जो आप प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर निकालोगे उसमें क्या 400 को माइनस करोगे, आंसर इज नो, पूरा का पूरा 5400 ही लगेगा। तो 5400 डिवाइडेड बाय इन सारे पोटेंशियल शेयर्स का सम कर दोगे। तो मैं आपको क्यूए में दिखा देता हूँ उसका सॉल्यूशन। ये देखो साथियों, तो बेसिक हमारा 5 निकल गया था, ठीक है। डाइल्यूटिव के लिए आपको मल्टीपल पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स थे यहाँ पे, तो आपको 3 स्टेप्स लगाने होंगे, ठीक है। तो 3 स्टेप्स आपने लगा लिए। वारंट का जो इंक्रीमेंटल ईपीएस है और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर का जो इंक्रीमेंटल ईपीएस है वो आपका आ गया, जिसमें आपको रैंक देनी होती है। जो मोस्ट डाइल्यूटिव है यानी जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा फॉल हो रहा है उसको 1 रखेंगे, इसका ईपीएस, और इसका जो इंक्रीमेंटल ईपीएस है 1 आ रहा है, ये सेकंड रैंक पे आएगा। तो कंक्लूजन में साथियों आप डाइल्यूटिव ईपीएस निकाल लोगे। तो ये निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अभी जितने क्वेश्चन करें उसमें हमने निकाला है, तो ये अकॉर्डिंगली सॉल्व करके आ गया 3.66। मेन बात ये है यहाँ पे 5400 आपका न्यूमरेटर था, ठीक है, और 1475 मैंने आपको क्वेश्चन में अभी सॉल्व करके दिखा दिया। अब जो इस क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है, जो जान है इस क्वेश्चन की, वो साथियों ग्रुप वाला पार्ट है। तो ग्रुप के लिए साथियों इसमें क्या खेल है कि जो पेरेंट का प्रॉफिट है वो तो लोगे, लेकिन जो पेरेंट का शेयर है इन सब्सिडरी प्रॉफिट वो भी आपको लेना है। कैसे लेना है यहाँ देखो, सबसे पहले सब्सिडरी का प्रॉफिट देख लो 5400 है, इसमें 400 तो है डिविडेंड का पार्ट और 5000 जो है बिलोंग करता है शेयर होल्डर को। अब इस 400 में पेरेंट ने जो है सब्सिडरी में 300 शेयर ले रखे हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखोगे साफ पता लग रहा है। तो अकॉर्डिंगली पेरेंट को जो डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, वो 300 मिलेगा। और इस 5000 में पेरेंट का जो शेयर है वो कितना आएगा, देखो साथियों, पेरेंट ने जो सब्सिडी में इन्वेस्ट कर रखा है उसने 800 शेयर ले रखे हैं सब्सिडी के, और सब्सिडी के टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर है 1000। तो 800 ले रखे हैं टोटल 1000 में से, तो मतलब 80% स्टेक एक्वायर कर रखा है। तो सर 80% स्टेक एक्वायर कर रखा है, तो जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में सब्सिडी के प्रॉफिट में जो शेयर होगा वो भी 80% रहेगा। तो 80% ऑफ 5000 यानी 4000 जो है वो पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी प्रॉफिट है। तो पेरेंट को 300 प्लस 4300 सब्सिडरी से मिल रहा है। तो टोटल ग्रुप का जो प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 16300। अब यहाँ पे ग्रुप का जो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है वो 10,000 ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप कंसोलिडेट बैलेंस शीट बनाते हो तो साथियों केवल आप पेरेंट का शेयर, इक्विटी शेयर ही दिखाते हो, ठीक है। तो आप ऐसे फॉर्मूले में पुट कर दो 16300 डिवाइड बाय 10,000, 1.63 आपका क्या आ गया, बेसिक ईपीएस। अब उसके बाद आती है डाइल्यूटिव ईपीएस की बात। साथियों ये भी मजेदार पार्ट है। अब डाइल्यूटिव ईपीएस में आप गलती क्या करोगे, आप क्या करोगे, पेरेंट का जो प्रॉफिट है 12,000, इसमें डायरेक्टली आप कर दोगे 16,300, सॉरी 4,300 आप ऐड कर दोगे इसमें, इसे करेक्ट कर देता हूं मैं, यहाँ पे आप 4,300 ऐड कर दोगे साथियों, यहीं गेम ओवर हो जाएगा। क्यों, समझते हैं बात। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दूंगा साथियों में, ध्यान से देखो। देखो हम बात कर रहे हैं कि पेरेंट ने सब्सिडरी में कितना इन्वेस्ट कर रखा है। सर अभी अभी निकाला 80%। सर वो जब था जब हम बेसिक ईपीएस की बात कर रहे थे, क्योंकि बेसिक ईपीएस में क्या होता है, ध्यान से देखो, बेसिक ईपीएस में क्या होता है, सब्सिडरी के जो कंफर्म शेयर हैं और उसमें जो हमने कंफर्म इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर रखा है केवल वो कंसिडर होता है। लेकिन डाइल्यूटिव ईपीएस में हम पोटेंशियल को भी कंसिडर करेंगे, तो सब्सिडरी के जो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है वो भी आ जाएंगे। तो वारंट के केस में ये तो हमने अभी अभी निकाल लिया था, 75 वारंट है और 400 प्रेफरेंस है। तो सब्सिडरी के टोटल इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग पोटेंशियल इक्विटी शेयर है 1475। इस 1475 में हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, ध्यान से देखो, हमने इक्विटी में तो डाल ही रखा है पैसा, लेकिन हमने सब्सिडरी के वारंट भी ले रखे हैं और प्रेफरेंस भी ले रखे हैं, तो ये भी क्या बन जाएंगे, पोटेंशियल इक्विटी शेयर। तो साथियों इन सबको ऐड कर दोगे तो जो हमारे इक्विटी शेयर बन जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ डाइल्यूटिव ईपीएस वो बन जाएगा 1105,
तो एक तरीके से हमने सब्सिडरी के 1115 शेयर ले रखे हैं आउट ऑफ 1475। तो अगर ये परसेंटेज में आप निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका 75.59%। तो जब हम डायलूटिव ईपीएस निकालेंगे तो हमारा इक्विटी स्टेक जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर ये चेंज हो गया तो साथियों इस 5400 में हम 75.59% निकालेंगे फॉर द पर्पज ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी प्रॉफिट। तो ये आपका आ गया। तो अकॉर्डिंगली आपका जो प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर है ये आपका निकल के आ गया। उसके बाद डिनोमिनेटर में तो आपका ये 10,000 ही रहेगा। क्यों? अभी अभी आपको बताया था कि पेरेंट जो है, अच्छा यहाँ पे ये है कि पेरेंट के जो है अपने कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है, पेरेंट ने केवल इन्वेस्ट कर रखा है। दोबारा दिखा देता हूँ आपको बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट से समझा देता हूँ। पेरेंट के साथियों केवल शेयर आउटस्टैंडिंग 10,000 है। कि आपको पेरेंट के कोई अपने प्रेफरेंस शेयर, कोई शेयर ऑप्शन ईसॉप दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो पेरेंट के पर्सनल कोई पोटेंशियल इक्विटी शेयर नहीं है। तो पेरेंट का जो डिनोमिनेटर रहेगा वो तो वही रहेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली डायलूटिव ईपीएस हमारा आ गया। तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे पूरा टाइम दिया आपको ताकि ये बात समझ में आ जाए आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके साथ। तो साथियों इसी के साथ हमारा इंड AS 33 ईपीएस पूरा कंप्लीट होता है। साथियों अगर मैं आपको पूरी समरी दिखाऊं तो टोटल इस चैप्टर में मैंने क्यूए में फिल्टर करके 21 क्वेश्चन डाले हैं। उसमें से भी आपको केवल 14 क्वेश्चन करने थे, उसमें से भी मैंने फिल्टर कराया है, ठीक है। तो आपको हार्डली मैंने आज की क्लास में 12 क्वेश्चन करवाए हैं। सर ये क्वेश्चन करके चले जाओ, आपका चैप्टर में आपका एग्जाम में काम बन जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको कोई भी इंड AS रिविजन चाहिए, कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए, कमेंट बॉक्स में डाल दो। योर विश माई कमांड। ओके साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय, टेक केयर।